वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने समग्र बैच में। मैं जगदीश चंद्र जांगेड़, आपका जय सर, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा अध्ययन चल रहा है मानव विकास ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर के। 12वीं की एनसीईआरटी हम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और आपको बता दूं कि आज हम तीसरा लेसन, थर्ड लेसन जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें बेसिकली जो है पढ़ने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस, इससे रेलेवेंट सारी फ्री सामग्री आपको हमारे इस टेलीग्राम हैंडल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो जगदीश जांगेड़ सर पीडब्ल्यू, इस ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये लेसन्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे कॉलेज में हैं, चाहे यूपीएससी के टारगेट ईयर में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूं स्वाध्याय के साथ साथ में हमेशा मूल्यांकन होना जरूरी है, ताकि हमें पता रहे कि भैया हम कितने पानी में हैं और कितना बेसिकली मेहनत अब और भी करना बाकी है। तो हर वीकेंड पे होने वाला हमारे फ्री मॉक टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। समग्र बैच चालू के लगभग 4-5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि हजारों विद्यार्थी जो है इसमें अपना मूल्यांकन जो है पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पे बेसिकली कर रहे हैं। तो आप पीछे क्यों चूक रहे हैं? आपको नहीं चूकना है। नया वर्ष है, नया रेजोल्यूशन है, नई सोच और नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। शाम को 5 बजे हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन हो रहा है, जहाँ पे हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को हिंदी में सहज और सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। समाधान बैच जो कि यूट्यूब पे होता है, उसको भी आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो बेसिकली प्यार, स्नेह, सम्मान, एक पार्टिसिपेशन, एक एंगेजमेंट आप लोगों की तरफ से देखने को मिला है, मैं उसके लिए तह दिल से बेसिकली आप सभी का आभारी हूँ। और आशा करता हूँ जितना आपने तल्लीनता से जो गत अध्याय के ऊपर बेसिकली जो है समय दिया है, उसका अध्ययन किया है, उतनी ही तल्लीनता, उतनी ही फोकस के साथ में आप इस लेसन, इस अध्याय को भी अंत तक देखेंगे और यहाँ पे अपने नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर जो है अपने स्वाध्याय को, अपनी स्टडीज को समग्र दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये एनसीईआरटी है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। देखिए, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, अब धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है यूपीएससी के अंदर के इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये ज्यादा प्रश्न बेसिकली पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह चीज जो है अब पीछे छूटने वाली चीजों में से नहीं है कि एनसीईआरटी छोड़ दो, है ना। कई लोग क्या करते थे, इसको हल्के में लेते थे, पर अब प्री में भी और मेंस में, मेंस के लिए पढ़ते थे इसको, प्री में बेसिकली छोड़ो क्या ही आएगा, पर अब प्री में भी प्रश्न आ रहे, है ना। तो अच्छे से पढ़ लेना और एक बार ढंग से की गई मेहनत बार बार बेसिकली जो है आपको फेलियर से बचाएगी, ठीक है ना। तो एक बार अदब से, ढंग से, अनुशासन से बैठ करके इस एनसीईआरटी को खत्म करते हैं। आज हमारा कौन सा लेसन है? आज हमारा लेसन संख्या 3 है, मानव विकास। आइए इस पे बातचीत करना शुरू करें। ह्यूमन डेवलपमेंट, अब जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये एक मल्टी फेसेटेड या फिर बहुआयामी बेसिकली जो है इसका एक विवरण हो सकता है आपके पास में। तो जो ये अध्याय है, इस अध्याय को हमने 6 भागों में बेसिकली जो है विभाजित किया है। इसका एक सहज परिचय, सरल परिचय लेंगे कि मानव विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। हम कहते हैं ना यार, ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है, ये वृद्धि है और ये विकास है। भाई दोनों में फर्क क्या है? चीजें तो दोनों में ही बढ़ रही हैं आगे की तरफ, कहीं न कहीं जो है हम सकारात्मक वे में बढ़ रहे हैं, बट दोनों में बेसिक बुनियादी फर्क क्या है? तो मानव विकास क्या हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो सकता है आपके पास, क्या उसके बेसिक 4 टेनेट्स हो सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, और ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडीज करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है, क्या उपागम हो सकते हैं कि हम मानव विकास का एक संपूर्ण ज्ञान, एक समग्र ज्ञान, एक सहज समझ उसकी विकसित कर पाए। तत्पश्चात हम बात करने वाले हैं मानव विकास को कैसे बेसिकली मेजर किया जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है दोस्तों, हम बेसिकली हम एक स्पेसीज है, राइट, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, पर हजारों साल के इस एवोल्यूशन में, हजारों साल के इस लगातार उत्तरोत्तर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली आज जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या परिभाषा है और ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है, राइट। इसकी बात करेंगे हम लोग, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे हम, और फिर हम पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के लिए क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एशिया के लिए क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट अमेरिका के लिए क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड के लिए क्या है। तो हम पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे, तुलनाएं करेंगे, जिससे बेसिकली हमें कंपैरिजन से चीजें जल्दी से समझ में आती है, राइट, उदाहरण से चीजें जल्दी से समझ में आती है। तो आज की इस क्लास का जब ये वीडियो एंड करेंगे, तो दो चीज आपके
जो है हाथ में होनी चाहिए, एक चेहरे पे मुस्कान और एक मन में कॉन्फिडेंस कि सर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, अब मैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं और मैं मुख्य परीक्षा के अंदर बेसिकली जो है एक प्रॉपर तार्किक डिलाइटफुल आंसर राइटिंग उत्तर लेखन भी कर पाऊंगा। क्या हम तैयार हैं इस लेसन के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिख के बताएंगे, है ना। हमारी क्लास का मोटो क्या है? आवर क्लास मोटो इज आई कैन एंड आई विल। तो क्लास का मोटो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए सभी दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राइट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस टॉपिक पे जो हमारी चर्चा है, हमारी परिचर्चा है, इसे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। सो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं? हमारा अध्ययन का विषय क्या है? मानव और विकास। मानव के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। बचपन से बेसिकली आप शायद अभी इस स्टेज तक या इस स्टेज तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे उत्तरोत्तर और बेसिकली ग्रोथ होती जाएगी आपकी। ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करना चाहते हैं, हम ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, राइट। हम आयु की बात नहीं करेंगे, हम आपके शारीरिक भार की बात नहीं करेंगे, हम शारीरिक विकास की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या आयाम हो सकते हैं। तो दो चीजों में बेसिकली जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ग्रोथ, वृद्धि, और डेवलपमेंट, विकास, तो क्या दोनों एक ही है? क्या यहां से लेकर के आदमी इस अवस्था तक जो पहुंच रहा है ना, बचपन से बेसिकली जो है किशोर अवस्था और फिर वृद्धावस्था तक पहुंच रहा है, क्या यह वृद्धि है या विकास है, या दोनों ही बेसिकली जो है इनका मतलब एक ही है? क्या दोनों ही एक साथ होते हैं? वृद्धि और विकास दोनों एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल सर, अच्छा प्रश्न है। आप अगर अच्छे प्रश्न पूछे खुद से तो मैं कह रहा हूं सर, यूपीएससी का सिलेबस है या पीसीएस का सिलेबस है, वो पढ़ना बेसिकली जो है सफल है। क्योंकि ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम आपके अंदर एक तर्क बोध को बेसिकली जगाना चाहता है, आपके अंदर एक व्यक्तित्व के नए आयाम को, एक सोच को विकसित करना चाहता है। और ये किताबों का रोल बहुत ही उम्दा है, और उन किताबों का ही विवरण करने के लिए बेसिकली अध्यापक और मेंटोर्स का रोल होता है, राइट। तो दोस्तों, वृद्धि क्या है आपके पास में? वृद्धि जो है आपके पास में मात्रात्मक और मूल्य तटस्थ होती है, राइट। मात्रात्मक का क्या मतलब हुआ गुरुजी आपके पास में? ग्रोथ। पहले एक बच्चे का जन्म के समय वेट है 3 किलो, साल भर बाद में वेट है 10 किलो, उसके बाद में वेट है 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो, धीरे धीरे जो है वो बेसिकली अदनान सामी हो जाए तो 100 किलो। समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आप ग्रोथ के अंदर बेसिकली, वृद्धि के अंदर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मात्रा, यहाँ पे मूल्य, यहाँ पे वैल्यू की बात करते हैं कि कितना बेसिकली बढ़ा, मात्रा में, क्वांटिटी में कितना बढ़ा। अब मात्रा तो दोनों तरह से बढ़ सकती है। जैसे जैसे आपका वेट सपोज आज 50 किलो है, आपने अच्छा खाना पीना खाया, आपने ओवर ईटिंग कर ली, ओबेस हो गए, आप 50 से 80 भी हो सकते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ से 30 किलो बढ़ गया, सकारात्मक वृद्धि, ठीक है ना। पर हो सकता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सुबह का नाश्ता भूल रहे हैं, शाम का खाना भूल रहे हैं, पूरा दिन रात भूल करके पढ़ाई में लगे हुए हैं, बॉडी का वेट लूज होने लग गया, 50 किलो से 40 किलो, 30 किलो तक आ गए आप, ठीक है ना। तो अब ये क्या है आपके पास में? निगेटिव ग्रोथ। क्या है आपके पास में? नकारात्मक भी संकेत हो सकते हैं वृद्धि के। तो कोई चीज ऊपर बढ़ सकती है तो कोई चीज नीचे भी तो बढ़ सकती है, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। तो जो ग्रोथ होती है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही संकेत इसके हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि परिवर्तन या तो वृद्धि दर्शाने वाला है या कमी का संकेत देने वाला है, तो इसे हम ग्रोथ कहेंगे, इसे हम वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि मतलब क्या है? ऐसा परिवर्तन जहां पे सकारात्मक ग्रोथ हो या नकारात्मक ग्रोथ हो, है ना। सो अब इसके एवज में आप विकास, डेवलपमेंट को देखें कि सर विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए दोस्तों, विकास जो है इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। ये वैल्यू की, ये क्वालिटी की बात करेगा, गुणों की बात करेगा, है ना। पीछे क्या था? क्वांटिटी, और ये क्या है? क्वालिटी। क्या सर क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके पास में? और याद रखना, क्वालिटेटिव चेंजेस पॉजिटिव होते हैं। क्वालिटी चेंजेस बेसिकली क्या है? यह सदैव मूल्य सकारात्मक होते हैं, वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर एक अविकसित देश विकसित हुआ और फिर वापस पीछे चला गया,
राइट। तो डेवलपमेंट के कई क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा स्थितियों में कोई वृद्धि या बढ़ोतरी ना भी हो तो तब तक विकास नहीं हो सकता है आपके पास में, ठीक है ना। सो डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है। आप संख्यात्मक, आप मात्रात्मक वृद्धि ग्रोथ करेंगे तभी आप कहीं न कहीं गुणात्मक परिवर्तन, विकास, डेवलपमेंट कर सकते हैं। मतलब विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि हो, है ना। सकारात्मक वृद्धि से हमेशा विकास नहीं होता, ये याद रखिएगा। विकास तब होता है जब सकारात्मक विकास होता है। फिर भी सकारात्मक वृद्धि से हमेशा विकास नहीं होता है। विकास तब होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो, क्वालिटी में, गुणवत्ता में पॉजिटिव चेंज आए तो उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो खाली यहाँ पे हाइट में बढ़ना, भार में बढ़ना, मात्रा में बढ़ना, पॉजिटिवली या निगेटिवली, ये तो ग्रोथ है। पर याद रखिएगा डेवलपमेंट जो है वह गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वह क्वांटिटी नहीं, मात्रा नहीं, मात्रा के सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणों में भी सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, उसे विकास कहा जाएगा। लिखा अभी आपने, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सो वृद्धि और विकास के बीच के अंतर को अगर आप समझ गए तो भैया बात ही क्या। तो याद रखने की कोशिश करना कि समय के साथ में ग्रोथ भी होगी, समय के साथ डेवलपमेंट भी होगा। तो समय के साथ वृद्धि और विकास दोनों ही बदल रहे हैं, है ना। तो विकास जो है वो मात्रात्मक है, मूल्य तटस्थ है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जबकि विकास, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, गुणात्मक परिवर्तन, और जो सदैव क्या हो आपके पास में, सकारात्मक हो, जो सदैव पॉजिटिव हो आपके पास में। सो विकास तब होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। खाली कोई पौधे की हाइट बढ़ रही है तो ये ग्रोथ है, राइट। पर हम यहां पे ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट क्या है, कि डेवलपमेंट में आप मेजर करेंगे कि क्वांटिटी भी, कहीं न कहीं मात्रा भी बढ़ी है, पर कहीं न कहीं आप क्वालिटी, गुणों को भी देखेंगे कि सर उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। मतलब आप अपने समय के साथ में, जैसे अपन ने 3 स्लाइड पहले बेसिकली ये चीज देखी थी, आप यहां से इस स्टेज या इस स्टेज या इस स्टेज तक पहुंचे, ठीक है ना। तो खाली आप में मात्रात्मक, है ना, खाली बायोमास इकट्ठा हो रहा है, हाँ, या कहीं न कहीं आप में क्वालिटीज भी बेसिकली चेंज हो रही है ना। आपकी ग्रोथ तो हो रही है, पर क्या आपका डेवलपमेंट हो रहा है, यह आपके गुणात्मक संवर्धन, सकारात्मक क्वालिटेटिव चेंजेस से पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे में स्किल है, इसमें डेवलपमेंट है, यह कहीं न कहीं विकसित हो चुका है। राइट और रॉन्ग, समझ में आई खोपड़ी में बैठी बात। तो ग्रोथ सकारात्मक हो, इसका ये मतलब नहीं कि डेवलपमेंट भी सकारात्मक होगा। कई आदमी हैं जो इस अवस्था से बेसिकली इस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, राइट, पर कोई क्वालिटी ही नहीं है सर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ कि भैया जो प्राकृतिक है, जो मात्रात्मक परिवर्तन है, उसे तो भूल जाइए, वो तो सकारात्मक होना ही है। भाई आप अपनी ग्रोथ रोक सकते हो क्या? आज तुम 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, तुम खुद को रोक सकते हो? मैं हमेशा 25 का रहूंगा हमेशा 18 का रहूंगा। यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, यू विल ग्रो, your body will grow, your hairs will grow, your nails will grow, right? So what happens here कि सर आप ग्रोथ जो है वो तो क्वांटिटेटिव है, वो तो होनी ही है, बट वी आर टॉकिंग ऑफ द क्वालिटेटिव चेंजेस। हम क्वालिटी, हम गुणों में परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं। सर समझ में आ गया कि खाली खाली क्या आपके पास में ताड़ के पेड़ की जगह लंबा नहीं होना है ना। आयु में जैसे जैसे आगे बढ़े, उत्तरोत्तर आगे बढ़े, तो मानव विकास क्या होगा कि गुणों में भी, स्किल्स में भी, कौशल में भी, क्षमताओं में भी, सक्षमता में भी, प्रोडक्टिविटी में भी, उत्पादकता में भी, कौशल में भी, साक्षरता में भी, तकनीक में भी, प्रौद्योगिकी में भी, उद्योग में भी, उद्यमिता में भी, प्रशासन में भी, है ना, आजीविका में भी हम विकसित हो। समझ में आया, राइट? आप कलेक्ट किए ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, खाली ये नहीं कि एक 2 महीने के बच्चे से बेसिकली हम 20 साल के किशोर होकर के बेसिकली 80 साल के बुजुर्ग हो जाए, वह तो ग्रोथ है, वह तो वृद्धि है। पर उस सकारात्मक वृद्धि के साथ में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन हो, क्वालिटेटिव चेंज है। हाँ,
अब ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो सरकार किस पे काम करती है? सरकार आपको 2 साल से 20 साल का बड़ा करने के लिए और 20 साल से 50 साल का बुजुर्ग करने के लिए जोड़ करती नहीं। सरकार आपके स्वास्थ्य पे ध्यान देती है, शिक्षा पे ध्यान देती है, संचार पे ध्यान देती है, यातायात पे ध्यान देती है, बुनियादी बिजली पानी ये सारे रोजगार वगैरह जो है इन पे ध्यान देती है। क्यों गुरुदेव? क्योंकि इसी से ही तो आपके जीवन में क्या होगा? गुणात्मक परिवर्तन आएगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। भाई जब पढ़ लिए तो और बेहतर जीवन यापन कर पाएंगे, चीजों को जान लिया, स्किल हो गया, कौशल हो गया, अपने जीवन को और बेहतर कर पाएगा। राइट और रॉन्ग? खोपड़ी में घुस रही है बात? बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कई दशकों तक किसी देश का विकास का स्तर केवल उसकी आर्थिक वृद्धि के आधार पे मापा जाता था। हम देखते थे कि कोई नेशन जो है वो बेसिकली विकास हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसके इकोनॉमिक, उसके डेवलपमेंट, उसकी जीडीपी के आधार पे हम लोग चेक करते थे, है ना, कि जीडीपी के आधार से अगर ये बढ़ रहा है, आर्थिक आधार पे बढ़ रहा है तो वाकई बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उसे उतना अधिक विकसित, उससे उतना डेवलप्ड माना जाता था। हालांकि इस वृद्धि का वास्तव में बेसिकली अधिकांश लोगों के जीवन पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता था। अमेरिका में हम कहेंगे कि सर दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े बड़े बिलियनर्स वहां बैठे, पर दुनिया के सबसे बड़े गरीब भी जनसंख्याओं में बेसिकली एक अमेरिका में है ना, सड़कों पे जीवन यापन करने वाले, ब्रिज के नीचे जीवन यापन करने वाले, है ना, कार्टून में बेसिकली जो है। हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, आपको आपको जानकर के शौक होगा। अमेरिका के अंदर गरीबी है, फ्रांस में गरीबी है, यूके में गरीबी है, यूरोप में गरीबी है। सो वहां पे बूट एंड सूटेड जो लोग हैं, जो कि संख्या में कम है पर संसाधन उन पे पास ज्यादा है, पैसा उनके पास ज्यादा है, उनको खाली छोड़ दीजिए। उनके कारण जो है उस देश में आर्थिक वृद्धि दिख रही है, उनके कारण बेसिकली हम उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, तो हम कह रहे हैं कि ये अमेरिका, ये फ्रांस, ये यूके विकसित है, डेवलप्ड है। पर वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वो वास्तव में अधिकांश लोगों के जीवन तक सकारात्मक नहीं पहुंची है। तो ये जो ग्रोथ हुई है, आर्थिक वृद्धि जो हुई है, इसका वास्तव में अधिकांश लोगों के जीवन पर बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आदमी 50 साल जैसे पहले रह रहे थे, है ना, वैसे ही 10 साल पहले रह रहे थे, वैसे अभी भी रह रहे हैं, और अगले आने वाले दशकों में भी उनका जीवन स्तर कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, फ्रांस, यूके कहां से कहां पहुंच गया, आप भारत का ले लीजिए, पिछले 75 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। पर क्या आपको लगता है वाकई भारत की जो जीडीपी, हम कहते हैं कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं दोस्तों, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने वाले हैं दोस्तों। आपको लगता है इसका जो हमारे गांव में बेसिकली एक जो मजदूर है, एक किसान है, एक गरीब है, एक बेसहाय आदमी है, उसके जीवन पे कोई मूलभूत प्रभाव पड़ा उसका? आंकड़े तो बदले सर, पर उन आंकड़ों का, उस वृद्धि का, उस ग्रोथ का हमें गुणात्मक, क्वालिटेटिव हमारी लाइफ पे, हमारी आबादी पे, हमारी जनसंख्या पे, हमारे लोगों पे परिवर्तन नहीं दिखा गुरुदेव। सो इसीलिए कहते हैं कि सर आप जो ग्रोथ लेके आए ना, वो सिर्फ ऊपर के लोगों के लिए था। वो अंबानीज, वो अडानीज, वो टाटाज, वो बिरलाज, वो टेस्लाज, वो एलन मस्क, है ना, वो आपके पास में बड़े बड़े लोगों के लिए था। बट गुरुदेव बाकी बॉटम के लोगों का क्या? बात तो सही है। तो जब हम मानव विकास की परिकल्पना करते हैं, जब इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा गुणात्मक परिवर्तन लेकर आए, कैसे क्वालिटेटिव चेंज लेकर आए कि जिसमें टॉप पे बैठा हुआ आदमी, मध्यम में बैठा हुआ मिडिल क्लास वाला, और बॉटम में बैठा हुआ लोअर क्लास वाला, इन तीनों को ही बेसिकली हम एड्रेस करें। मतलब अगर किसी देश के लोगों द्वारा जीवन जो है वो आनंदित तरीके से जिया जाए, उनके पास अवसर उपलब्ध हो, उनके पास फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो, तो ऐसी डेवलपमेंट को हम समावेशी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहेंगे। तो आज का डेवलपमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, है ना, इलेक्शन में नारे लग रहे हमारा नेता कैसा हो, तो हम कहते हैं हमारा नेता XYZ ABC 1 2 3 जैसा हो, है ना, जो भी आपको सही लगे, है ना। वैसे ही हमारा डेवलपमेंट कैसा हो, तो ये एनसीईआरटी कहती है समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। तो अभी जब मोदी जी का एक डायलॉग आप सुना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो सबका 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 क्यों कह रहे हैं? वो समावेशित करना चाह रहे सभी लोगों को, जो हायरार्की में टॉप पे हैं, मिडिल पे हैं और लोअर पे। तो टॉप
मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इन तीनों को, जो पंक्ति में अंतिम है, जो लास्ट इन द लाइन है, जो डाउन ट्रॉडन है, जो डेस्टिट्यूट है, याद है महात्मा गांधी का तलिस्मान? गांधी जी क्या कहते थे? आपको कभी पता करना हो आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ एक चीज पता करो कि जो पंक्ति में अंतिम आदमी है, जो सबसे गरीब आदमी आज तक आपको मिला है, उसके जीवन में उस निर्णय का क्या परिवर्तन होगा। सो इस विचारों ने पहली बार 1980 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में बेसिकली जो है स्पष्ट रूप से बेसिकली राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पटल पे बेसिकली जो स्पष्टता शुरू की, एक क्लैरिटी से समझ में आया कि भैया हमें वृद्धि पे फोकस नहीं करना है, हमें विकास पे फोकस करना है, और ये विकास जो है समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, लोगों का जीवन जो है वह आनंदित रूप से जिए, वो उनको ज्यादा अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उनको फ्रीडम मिले, उन्हें स्वतंत्रता मिले। ओह क्या बात है सर, मजा आ गया सर। पर सर ऐसा कहने वाले कौन दो लोग थे सर? ऐसा कहने वाले थे भारत और पाकिस्तान के दो अर्थशास्त्री, दो एशियन या फिर साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे ये दोनों। क्या नाम था एक का? पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक, है ना, भारत के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यह दोनों ने बेसिकली जो है मानव विकास, स्पेसिफिकली विकास की जो एक समावेशी विचारधारा है, इंक्लूसिव अप्रोच है, उस पर कार्य किया। ठीक है गुरुजी। तो एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जो मानव विकास की जो है अवधारणाएं बन गई। देखिए 1990 के दशक में देखा जा रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की एक अवधारणा लेके आते हैं। उस अवधारणा में बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि मानव विकास वह विकास है जो लोगों की पसंद को बढ़ाता है ना, चॉइसेस को बढ़ाता है ना, मेरी चॉइस क्या है, मेरी लाइकिंग क्या है, मैं किस चीज को एंजॉय करूंगा, और उनके जीवन को बेहतर बनाता है। राइट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? खाली क्वांटिटी नहीं बढ़े, चीजों का मात्रात्मक ही नहीं परिवर्तन हो, मात्रात्मक के अलावा गुणात्मक परिवर्तन भी हो, लोग उनको बेसिकली जो है चॉइसेस बढ़े, उनका अपॉर्चुनिटीज बढ़े, उनकी स्वतंत्रता बढ़े, उनका जीवन बेहतर हो। ठीक है सर। तो इस मानव विकास की अवधारणा के तहत जो लोग हैं, है ना, वो ये क्या कहते थे आपके पास में, ये लोग सभी विकास के केंद्र में होने चाहिए आपके पास में। ठीक है ना, क्या कहते थे? किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हो, केंद्र पे बेसिकली हर डेवलपमेंट के केंद्र पे क्या होना चाहिए? द पीपल, द पीपल, जनता हमेशा डेवलपमेंट के केंद्र में होनी चाहिए। मतलब जनता को सोच करके ही आप कोई भी नीति, कोई भी निर्माण, कोई भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन कीजिए। ये विकल्प निश्चित नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे बदलते रहते हैं। जैसे आज मेरे पास में क्या काम, जैसे आप ही सोचिए, आप आज 2024 में कौन सा एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं? क्या 2020 में ऐसा ही सोचते थे? क्या 2015 में भी ऐसा ही सोचते थे? क्या 2025 में भी ऐसा ही सोचोगे? तो आपके ऑप्शंस कितने हैं? ये क्या है? ये ऑप्शंस को देख पाना, ये फ्रीडम ऑफ द चॉइसेस, ये अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर पाना, जीवन को आनंदित तरीके से अपने अनुसार जी पाना, है ना, गुणात्मक संवर्धन कर पाना अपने जीवन में, यही तो क्या है आपका मानव विकास है। राइट। तो विकास का मूल लक्ष्य ऐसी परिस्थितियां बनाना है जहां लोगों का जीवन सार्थक हो पाए, सक्षम हो पाए, वह कहीं न कहीं अपने जीवन से कुछ चीज प्राप्त कर पाए। खाली जिए ही ना कि सुबह का खाना खाया, दोपहर का खाना खाया, रात का खाना खाया, रात में सो गए, फिर वापस सुबह का खाना खाया, दोपहर का खाना खाया, रात का खाना खाया। जस्ट मियर मॉडल बिंग के बियॉन्ड आप जाए तो दो महान आपके पास में अर्थशास्त्री जो कि भारत और पाकिस्तान से थे, बेसिकली महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान से, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो बेसिकली भारत से बिलोंग करते। ये दोनों ही बेसिकली जो है आपके और मेरी तरफ बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे दोस्तों। ठीक है ना। तो उन्होंने प्रारंभिक में बेसिकली जो है एक मानव विकास रिपोर्ट लाने के लिए डॉक्टर हक के नेतृत्व में काम किया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट जो है बेसिकली इनके ही साझा कार्य या फिर इनके ही जो है जॉइंट प्रोजेक्ट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री विकास का एक ऐसा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने में सक्षम रहे जहां देश खाली अर्थव्यवस्था, आर्थिक ग्रोथ या नंबर्स में मात्रात्मक परिवर्तन को ही विकास का क्राइटेरिया नहीं समझ रहे थे। उनके विकास के बारे में जो अवधारणाएं थी, जो सोच थी, उसको नई दिशा दी कि सर खाली आप 5,000 से 10,000 कमाने लग गए या 10 से 20 कमाने लग गए, यह खाली डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट इससे परे है।
यहाँ पे बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत ही दयालु व्यक्तित्व के जो आपके पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने दोस्तों 1990 के दशक में जो है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बेसिकली यहाँ पे बात की, और यहाँ पे इन्होंने विकास को समझाया, डेवलपमेंट को बताया कि इसका मतलब, डेवलपमेंट का मतलब खाली पैसे के अंदर, खाली जो है इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं है, किसी भी कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गरिमा की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चॉइसेस की, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम की, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की। यहाँ आपके जीवन को आप गरिमामय जीवन जिए, आप स्वस्थ और लंबा जीवन जिए, और आपके पास में विकल्पों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा जीवन लोगों को दे रहे हैं तो वाकई आप कह सकते हैं कि आप विकास की दिशा में अग्रसर है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कई जगह पे हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखते हैं इसको, इन्होंने बेसिकली वर्ष 1990 से ही डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई इस इंडेक्स को जारी किया, प्रकाशित किया, राइट। तो बनाई किसने थी? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने, ठीक है ना। क्या बात कर रहे थे? ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे कि खाली मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक भी संवर्धन होना चाहिए। मानव विकास की अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने वर्ष 1990 से एक सूचकांक जारी किया, एक रिपोर्ट के अंतर्गत, है ना। रिपोर्ट का नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कब से जारी करना शुरू किया? सर 1990 से। इस रिपोर्ट के, है ना, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे ही बेसिकली जो है आपको एक सूचकांक भी दिया जाता है, एचडीआई भी दिया जाता है। अब इस सूचकांक में अन्य अन्य देशों को अन्य अन्य स्कोर में बेसिकली तब्दील किया जाता है कि कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे है और कौन लास्ट पे है, राइट। सो एचडीआई इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तरोत्तर जैसे जैसे हम जानेंगे मानव विकास की, ह्यूमन डेवलपमेंट की इस जर्नी में, हम जानेंगे, हम सीखेंगे कि सर वृद्धि और विकास में हमने हमेशा विकास को क्यों चुना, क्यों बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइटेरियाज रहे। तो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे आपके आगे जाकर के जो अमर्त्य सेन है, राइट। इन्होंने विकास के कुछ मुख्य उद्देश्य के रूप में स्वतंत्रता की वृद्धि और अस्वतंत्रता की कमी को देखा। बोले विकास क्या है? जितना आप लोगों को फ्रीडम देंगे वही तो विकास है, वही तो विकास है। जितना लोगों को बेसिकली आपने जो है अस्वतंत्र कर रखा है, परातंत्र कर रखा है, कॉलोनाइज कर रखा है, लोगों को डिपेंडेंट कर रखा है, चॉइसेस कम कर रखी है, यही तो बेसिकली विकास के अवरुद्ध है। जितना आप स्वतंत्रता लेके आएंगे, आप ही सोचिए, आज से पहले क्या आज स्वतंत्र भारत में जितने अधिकार आपके पास में, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके पास में, क्या उतने कॉलोनियल टाइम में थे? स्वतंत्रता के बाद में कितना परिवर्तन आया, राइट। अभी भी हमारे ऊपर काफी सामाजिक हैं, काफी और बेसिकली सांस्कृतिक हैं, है ना। कुछ बेसिकली अभी भी आपके ऊपर बेसिकली क्या है, रूल रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। सकारात्मक भी हो सकते हैं, उनके प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके उन रूल रेगुलेशंस से आपको मुक्त कर दिया जाए, आपको और स्वतंत्र कर दिया जाए, आप अपने जीवन का निर्णय लो, आप अपने मैरिज का निर्णय लो, आप अपने व्यवसाय का निर्णय लो, आप अपनी शिक्षा का निर्णय लो, आप अपने विकास का निर्णय ले पाओ, आप अपने लाइफ चॉइसेस का निर्णय ले पाओ कि जीवन में कैसे व्यतीत कर सकता हूं। तो दिलचस्प बात यही है कि जब हम आजादी को बढ़ाते हैं तो विकास लाने में यह सबसे प्रभावी तरीका है। तो अमर्त्य सेन के हिसाब से बेसिकली विकास या डेवलपमेंट लाने के लिए क्या करना होगा? लोगों को फ्रीडम दीजिए। जितना आप फ्रीडम देंगे लोगों को, उतना मानव विकास होगा, उतना ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। सो उनका काम जो है आपके पास, उनका काम स्वतंत्रता बढ़ाने में सामाजिक और राजनीतिक संस्थान और प्रक्रियाओं की भूमिकाओं की पड़ताल करता है। तो जो ये आपके पास में अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, इनका टोटल रिसर्च, इनका टोटल काम विकास के ऊपर क्या, किस चीज में था कि किस तरह से मैं सोसाइटी में, मैं पॉलिटिक्स में, है ना, प्रोसेसेस में, स्कीम्स के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू, नवाचार इनोवेशंस के थ्रू किस तरीके से हम स्वतंत्रता बढ़ाएं, उसका अध्ययन, उसकी पड़ताल, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने की। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन का कभी भी बेसिकली नाम आएगा, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो वो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं आपके पास में, हम किस प्रकार लोगों को और फ्री करें,
और लिबरल हो, उनकी चॉइसेस बेसिकली बोल सके, जीवन में अवसर मिले उनको, वो अपना बेस्ट बेसिकली जीवन में अचीव कर पाए। राइट सो वो सार्थक जीवन की बात करते हैं। तो सार्थक जीवन का ये मतलब नहीं है कि भाई 100 साल जिया, 150 साल जिया। इसका मतलब ये है कि वो एक अपना उद्देश्य बनाया और उस उद्देश्य के साथ, उस पर्पस के साथ में उसने जीवन जिया। आपका भी तो यही, आप यूपीएससी की या पीसीएस की या फिर अपने देश के, राष्ट्र के निर्माण में, अपने समाज की सेवा के लिए बेसिकली जो है अपने करियर को लगाना चाह रहे हैं। ये भी तो एक सार्थक जीवन ही है। राइट सो ऐसा ही बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कहा जाता है कि एक सार्थक जीवन है किसी का तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट की दिशा में है, वो मानव विकास की दिशा में है कि लोगों के स्वस्थ रहना चाहिए। राइट अगर आप कहता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया, फिर घर में माया, तो आपकी प्रतिभाओं का विकास तभी होगा, आपके बिजनेसेस का विकास तभी होगा, आपके विज्ञान का विकास, आपकी अर्थव्यवस्था का विकास तभी होगा जब आप स्वस्थ हैं। सबसे पहले क्या है आपके पास में, लोगों की हेल्थ, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपके पास में कि जब भी हम काम करें तो लोगों की प्रतिभाओं का, लोगों के अंदर जो टैलेंट है उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। तो हम प्रतिभाओं के, हम कौशल के, उसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करें आपके पास में। तो पहला क्या चीज पे ध्यान देंगे, पहला क्या चीज पे ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे। राइट है ना। तो जीवन को अगर उद्देश्य से अगर कोई पूर्ति करनी, जैसे अब तुम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट आप भी समझ लो कि सर यूपीएससी के उद्देश्य के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, ठीक है ना। अपनी प्रतिभाओं का, अपनी कौशल का, अपने नॉलेज का विकास करना जरूरी है ताकि आप सक्षम हो, कैपेबल हो, पात्र बने, है ना, और समाज में भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेंट बनो, है ना, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ये बिटिया है पढ़ाई नहीं करेगी, ये बेटा है ये तो घर में मजदूरी करके लेके आएगा, तो पढ़ाई को आपने 10वीं 12वीं कॉलेज तक पढ़ लिया, खाली सर्टिफिकेट अलमारी में है ना वो लैमिनेट करके रखे हुए हैं, है ना, वो एज ए डेट ऑफ बर्थ का या नेम का प्रूफ आ रहा है, दैट्स ऑल। सो संसाधनों तक पहुंच बढ़े, लोगों की स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़े, लोगों की शिक्षा तक पहुंच बढ़े, यही तो मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं, है ना। संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, यह हमेशा मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र है। तो आपके पाठ्यक्रम में देखो मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाती है, आपके पाठ्यक्रम में हेल्थ के रिलेटेड जो है स्कीम्स की बात की जाती है, आपके पाठ्यक्रम में एजुकेशन से रिलेटेड सारी स्कीम्स की, एजुकेशन क्षेत्र की बात की जाती है। तो क्यों बात की भैया, क्योंकि वही तो मानव का विकास है, वही तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। समझ में आई। तो ये तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पास में। इसमें से प्रत्येक पहलू को मापने के लिए अलग अलग संकेतक होते हैं, है ना। संसाधन कितने हैं किसी के पास, कौन कितना स्वस्थ है, कौन कितना शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, राइट। सो इसके अलग अलग संकेतक हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के रूप में जाने जाते हैं। सार्थक जीवन का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन में बेसिकली दिख रहा होगा अभी कि अभी प्रिया जो है वो शहनाज को जन्मदिन की बधाई दे रही है। तो जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। तो धन्यवाद प्रिया, ये वापस इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, पर ये कहती है कि भैया मुझे आप जो है बहना वो क्या करो, मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करूं और कॉलेज जाना चाहती हूँ, है ना, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ, है ना। तो अब प्रिया क्या कहती है, अच्छा तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो शहनाज। तो सार्थक जीवन का क्या मतलब हुआ, एक उद्देश्य के साथ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स बन के अपने देश के काम आऊं। यही शहनाज, यही प्रिया कल एक ब्यूरोक्रेट बन सकते, कल एक डॉक्टर बन सकते, कल एक इंजीनियर बन सकते, कल एक वकील बन सकते, कल एक शिक्षक बन सकते, कल एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। यस और नो। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन पाए। आई होप आपको चीजें पता है। इसीलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी देखिए हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के बारे में, स्कीम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा कि जो भी बाल लिंग अनुपात है आपके पास में, उनमें महिलाओं के खिलाफ बेसिकली काफी गिरावट देखने को मिली कि पर 1000 मेल फीमेल्स की जो संख्या कई जैसे हरियाणा और में बहुत ही कम है। तो इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लाओ। बेटी बचाओ मतलब स्वास्थ्य, उनके जीवन को, है ना, उनकी जीवन प्रत्याशा, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर कीजिए। बेटी पढ़ाओ मतलब उनको शिक्षित कीजिए। इससे क्या होगा, जितनी भी महिलाएं हमारे समाज में हैं वह
और बेसिकली अपने मानव जीवन का विकास कर पाए। अपने साथियों के साथ बेसिकली यह चर्चा करें कि यह कैसे लड़कियों को और अधिक जो है सार्थक जीवन देगा। आपको नहीं लगता अगर लड़कियों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा मिल जाए तो आपसे लड़कों से आगे बढ़ सकती है? मेरे को तो बिल्कुल लगता है सर, मेरे को तो बिल्कुल लगता है। ठीक है ना। हमारे समाज में बेसिकली शुरुआत से ही जो तराजू है ना, वह सेम वेट से नहीं तोला जाता है लड़कियों को और लड़कियों को। लड़कों की अपनी चुनौतियां हैं दोस्तों आजीविकाओं को लेकर के, लड़कियों की अपनी अलग चुनौतियां हैं, है ना, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता या उनकी परातंत्रता को परिवार की आबरू से जोड़ करके देख लिया जाता है, परिवार की अस्मिता से जोड़ करके देख लिया जाता है। सो लड़कों की अपनी चुनौतियां हैं, लड़कियों की अपनी चुनौतियां हैं, पर याद रखना इस इल्यूजन को तोड़ना, इस माया जाल को तोड़ना और सही शिक्षा प्राप्त करना, सही स्वास्थ्य प्राप्त करना, सही मानव संसाधन बनना ही आपका एक लक्ष्य रहने वाला है दोस्तों। राइट। सो यहां पे आपके पास में है देखो इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है। अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहां देखेंगे? ये बोलता है या तो मृत देखूंगा या कारावास में देखूंगा है ना। ये कहती है मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग मुक्त का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी, है ना। ये जो भैया भैया जी है ना, समग्र बैच बीच में छोड़ के चले गए थे, है ना, लाइफ में कुछ खास कर नहीं पाए थे। अभी बेसिकली इनसे पूछा गया अगले 1 साल में क्या करोगे, कि भाई कोई क्राइम करके या तो मारा जाऊंगा या फिर जेल में होऊंगा, है ना। और एक बिटिया है हमारी, वो प्रॉपर बेसिकली जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बन के रिसर्चर बन के बेसिकली क्या कह रही है, अगले 1 साल में क्या करेगी कि मुझे आशा है कि मैं कोई कैंसर के रोग का इलाज ढूंढूंगी, कोई सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढूंगी। अच्छा क्या इससे क्या होगा, लोगों के जीवन में और बेहतरी आएगी, लोग रोग मुक्त होंगे, रोग मुक्त होंगे तो और स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो और कहीं न कहीं प्रभावशाली तरीके से हमारे समाज के विकास के लिए वो जो है उपयोगी हो पाएंगे। सो कौन सा जीवन सार्थक है, आपको क्या लगता है? कौन है यहाँ पे ज्यादा सार्थक? मेरे हिसाब से तो बेसिकली ये बहना सार्थक है। क्या ये मुस्तंडा यहाँ सार्थक है? ये तो सीधा ही कह रहा है भाई आई एम गोइंग टू डाई, है ना। जीवन का बेसिकली जो है मेरे ख्याल से इसको जो परम ज्ञान मिल चुका है ना, या तो कारावास या मृत्यु। अब क्या ही बोले इनको, ठीक है ना। तो सार्थक जीवन कौन सा है? जहां पे आप दूसरों की लाइफ चॉइसेस, दूसरों की फ्रीडम, दूसरों की एफिशिएंसी, दूसरों की प्रोडक्टिविटी और नेशन बिल्डिंग में बेसिकली जो है साथ दे पाए। ठीक है। तो मानव विकास की समझ बेसिकली जो है आपको क्या होनी चाहिए कि अक्सर लोगों के पास जो है बुनियादी विकल्प चुनने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। बिटिया क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहां पढ़ेगी, कितना पढ़ेगी, कब शादी होगी, किससे शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। पॉज देना चाहूंगा यहां पे। लड़का क्या खाएगा, चूज करेगा, क्या पहनेगा, खुद चूज करेगा, कहां पढ़ेगा, खुद चूज करेगा, कितना पढ़ेगा, खुद चूज करेगा, किससे शादी करेगा, कितना दहेज लेगा, कब बच्चे करेगा, कितने बच्चे करेगा, खुद चूज करेगा। सो क्या हमारे समाज में, हमारे लोगों के पास में, मेल्स और फीमेल्स के पास में क्या कोई बुनियादी विकल्प चुनने की क्षमता है? क्या वो समान है स्वतंत्रता? हर एक को तो नहीं है गुरुदेव। अमीर को अलग, गरीब को अलग, महिला को अलग, पुरुष को अलग, ग्रामीण में अलग, शहरों में अलग। राइट। सो यहां पे यह उनकी ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थता, उनकी फिजिकल पार्टी, भौतिक गरीबी और सामाजिक भेदभाव और संस्थानों की अक्षमता और अन्य कारणों से हो सकता है। तो कई सारे कारण हैं जिनके कारण बेसिकली वह केपेबल नहीं है, वह फ्री नहीं है। उसके पीछे गरीबी हो सकती है, भेदभाव हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की इनकैपेसिटी हो सकती है। राइट। और इसके कारण वह जीवन जीने, शिक्षित होने या सभ्य जीवन जीने के साधन प्राप्त करने से रोक के जा सकते हैं। दे आर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली। राइट। सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? क्या मानव विकास की बेसिक समझ आप लोगों तक पहुंची बच्चा पार्टी? यस, यह विकास की समझ हम तक अच्छे से पहुंच चुकी है गुरुदेव। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? आपको कभी भी कोई भी ऑप्शन दिखे, अगर हम कहीं भी लोगों की स्वतंत्रता, उनके अवसर, उनकी फ्रीडम, है ना, उनके बेसिकली क्षमताओं को बढ़ाए, उनकी गरीबी को कम करे, भेदभाव को कम करे, ठीक है ना, तो यह बेसिकली क्या होगा, मानव विकास के लिए एक कदम होगा। राइट। तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें साधन दिए जाए, उन्हें स्वास्थ्य बेहतर किए जाए, यह मानव विकास के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। इसीलिए अगर हम कभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, देखो यहां पे बेसिकली, इसीलिए अगर हम स्वास्थ्य पे,
शिक्षा पे, संसाधनों पे अगर लोगों की पहुंच बढ़ाएं, है ना, तभी लोगों की क्षमताओं का निर्माण होगा और वह अलग अलग विकल्पों को बेसिकली जो है महत्व दे पाएंगे, वो चूज कर पाएंगे, है ना। उनका स्वास्थ्य बेहतर है तो वो क्या करेंगे, वो अच्छे से शिक्षित है तो क्या करेंगे, वो संसाधनशील है तो वो क्या करेंगे, वो क्षमतावान है तो वो क्या करेंगे। तभी तो उनके पास विकल्प नए जो है डोर बेसिकली ओपन हो पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज अवसर खुल पाएंगे। सो अगर लोगों के पास इन क्षेत्र की क्षमताएं नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। भाई एक आदमी के पास संसाधन ही नहीं है, वो क्या करेगा। एक आदमी के पास में शिक्षा ही नहीं है, वो क्या ही कितना ही हासिल कर पाएगा। एक आदमी के पास अब स्वास्थ्य ही नहीं है, उसके तो आगे ही क्या बढ़ेगा, वो तो खाट में ही पड़ा रहेगा फिर, राइट। समझ में आई बात आपको। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, बोलो मेरे साथ जोर से, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। अगर ये हम कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट में संवर्धन लेके आते हैं। क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। संसाधन किसी भी प्रकार का आप लेके जाए लोगों तक, राइट। स्वास्थ्य सुविधाएं लेके जाए, चिकित्सा सुविधाएं लेके जाए, शिक्षा सुविधाएं लेके जाए। आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मानव विकास कर रहे हैं। अभी मैं पढ़ा के क्या कर रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं आप लोगों को। क्या हो रहा है, देश का मानव विकास हो रहा है, राइट। आप पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, देश का मानव विकास हो रहा है। आप जो है खाली 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को थामे नहीं रखेंगे, आप एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट बनेंगे। क्या होगा, देश का एक मानव विकास होगा आपके माध्यम से, राइट। तो जिस प्रकार किसी भी इमारत के लिए बेसिकली जो है अलग अलग खंबे होते हैं ना, है ना, पिलर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार बेसिकली यहाँ पे मानव विकास की भी बेसिकली जो है कुछ अवधारणा है। मानव विकास किस पे टिका है, मानव विकास टिका है क्षमता पे। मैं स्वस्थ हूं, काम कर पाऊंगा। मैं शिक्षित हूं, अन्य अन्य प्रकार के काम कर पाऊंगा। मैं संसाधनशील हूं, ज्यादा उत्पादकता होगी। अब ये सारी चीजें हो गई तो मैं और सशक्त हुआ, और भी बेसिकली मेरी क्या देखने को मिलेगी, और ज्यादा मेरी पार देखने। एक महिला है ना, बेचारी एकदम भोली भाली सी, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वो समझ लिया उसने, वही चीज उसने जो है अपनी जीवन का यथार्थ समझ लिया। एक महिला है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक भी ही और मानसिक भी, अपने हकों को लेकर के वह शिक्षित है, एजुकेटेड है, वह कौशल है, उसके अंदर स्किल्स है उसके पास में, वो काम करती हैं, अपना जीवन आजीविका खुद कमाती है, अपने परिवार का लालन पालन करती हैं, बच्चों की परिवार की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन यापन के लिए वह खुद बेसिकली सक्षम है, उसके पास उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है। क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण, है ना। समझ में आई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या क्या पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। इक्विटी का मतलब हो गया क्षमता, समता का क्या है मतलब है, एक तो है क्षमता, ये वाला क्षमता, है ना, ये क्षमता का मतलब होता है कैपेसिटी, ये नहीं, हम इस समता की बात करें, समानता वाली, इक्विटी वाली, भेदभाव नहीं हो, सभी के साथ में समानता हो। और जब समता, इक्विटी, है ना, सब तक आएगी, सबको समान अवसर मिले, सबको बेसिकली जो लास्ट इन द लाइन है उसे भी संसाधनों को हासिल करने के लिए प्राथमिकता उतनी ही मिले जो पंक्ति में प्रथम है, राइट। सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज जो संसाधनों का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, आज जिन भी बेसिकली जो है रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, वो बस कुछ 5 10 15 20 साल 50 साल बाद खत्म हो जाए। यह सतत हो, यह सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, इस पीढ़ी का ही नहीं अगली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाए, तो वो मानव विकास सस्टेनेबल होगा। तीसरा है प्रोडक्टिविटी भी तो होनी चाहिए भाई। एक आदमी है, वह दिन में जो है बेसिकली 10 यूनिट 10 इकाई काम करता है, अनपढ़ है। एक आदमी बहुत मुस्तंडा, पीएचडी पढ़ा हुआ, है ना, धनाढ्य घर से, और वह दिन में 5 यूनिट काम करता है। अब मेरे को बताओ, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता किसकी ज्यादा, यहां पे जो ज्यादा संसाधनशील है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। यहां पे जो ज्यादा शिक्षित है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। यहां पे जो ज्यादा स्वस्थ है, जो ज्यादा हेल्दी उसकी होनी चाहिए, राइट। सो प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए आपके पास में, कि आप अगर मानव विकास बेसिकली करें, ह्यूमन डेवलपमेंट करें, लोगों को शिक्षित करें, स्वस्थ करें, संसाधनशील बना रहे, तो वहां प्रोडक्टिविटी, वहां उत्पादकता भी एक आधार स्तंभ होता है कि आप आज से पहले 10वीं पास आदमी कितना काम कर पा रहा है, उससे बेहतर तो एक पीएचडी वाला करना चाहिए। यहाँ पे एक मल्टीटास्किंग सर्विस वाला आदमी जितना कर पा रहा है, उससे बेहतर एक आईएएस कलेक्टर काम करना चाहिए। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेसिकली जो है वह भी एक आधार स्तंभ है, पिलर है। उत्पादकता को भी बेसिकली जो है एक स्तंभ के रूप में देखा जाता है मानव विकास के लिए। तत्पश्चात है सशक्तिकरण। जब जब मानव विकास दिखेगा तब तक आदमी सशक्त दिखेगा,
कहा जाता है ना कि शिक्षा शेरनी का एक ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल, ये सत्य बात है। सशक्तिकरण होगा सर, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक मानसिक, आपका शिक्षा अच्छा है, आपके पास में आपका संकल्प अच्छे हैं, आपके पास में अच्छी बेसिकली जो है कौशल है, स्किल्स है, संसाधन अच्छे हैं, आपके पास में उत्पादकता अच्छी है, आप जो काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल भी है, वो उससे बेसिकली विषमताएं समाज की कम हो रही है, उसमें समता, उसमें इक्विटी, समानता बेसिकली बढ़ रही है, उसमें अवसर लोगों को मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, अब सशक्तिकरण होगा समाज में। यस और नो? तो समानता मतलब समझ पाए आप लोग? समानता का मतलब ये नहीं कि भैया कुछ लोग जो हैं वह बेसिकली जो है सारे के सारे समाज में जितने भी फल है वो प्राप्त कर लें, है ना। बेचारे कुछ लोग हैं इनको तो कुछ मिल ही ना पाए, राइट। अब क्षमता का तात्पर्य, समानता का तात्पर्य ये भी है कि जो उपलब्ध अवसर है वो समान रूप से सब तक पहुंचे। जितना इस भाई साहब तक पहुंच रहे हैं उतना ही इस भाई साहब तक भी पहुंचे। तो लोगों तक उपलब्ध अवसर के लिए हम कैसे बेसिकली जेंडर बेस्ड हो, चाहे एथनिसिटी बेस्ड हो, चाहे इनकम बेस्ड हो, है ना, चाहे आपके पास में जाति बेस्ड हो, है ना, ये जितनी भी असमानता है इसको कम करनी होगी, इस इनइक्वालिटी को कम करना होगा। तो फिर भी कई बार हम देखते हैं कि अक्सर यह नहीं हो पाता है। अक्सर हमारे समाज में कितनी भी कानून बन गए, कितना भी बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया चीजों को, कितना भी रिजर्वेशन दे दिया, पर अब तक बेसिकली लैंगिक, अब तक बेसिकली जो है कास्ट बेस्ड, अब तक बेसिकली इनकम बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। तो मानव विकास वाकई में कब होगा? जब हम समानता को स्थापित कर पाए समाज में। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहे कि किसी भी देश में यह एक दिलचस्प है कि स्कूल छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा लोग किस समूह से? कोई कुलीन वर्ग से, कोई एजुकेटेड फैमिली से, कोई आईएएस का बच्चा, कोई गवर्नर का बच्चा, कोई मंत्री का बच्चा कोई स्कूल छोड़ेगा? उसको पता है शिक्षा का क्या महत्व है, नहीं छोड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ये लोग कौन होते हैं? जो बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जो मैनुअल वर्कर्स होते हैं, जो आपके पास में एससीज है, एसटीज है, ट्राइबल्स है। शिक्षा का महत्व नहीं पता, शिक्षा आसपास में नहीं मिल रही, घर से बहुत दूर स्कूल है, बच्चियां 10-12 साल की हो जाती है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, स्कूल में स्वच्छता, हाइजीन, बाथरूम वॉशरूम कुछ भी नहीं है, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था नहीं है। अब ये लोग स्कूल छोड़ देते 10वीं के बाद में। क्यों? क्योंकि सर यहां पे संसाधन नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। अतएव यहां पे देखने को मिलता है कि सर संसाधन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जिसके पास में है उसका तो एजुकेशन आगे कंटिन्यू है। पर ये तीन चीजें जिसके पास में नहीं मिली वो धीरे धीरे बेसिकली अपनी अक्षमताओं के कारण, अपने अवसरों की कमी के कारण, अपनी क्षमताओं की कमी के कारण बेसिकली क्या कर देगा? बच्चों को स्कूल जाने से रोक देगा, उनको काम पे लगा देगा, उनको डोमेस्टिक काम पे लगा देगा, उनको कहीं न कहीं नॉन हजार्डस काम में लगा देगा। तो इसके बाद इस तरह के व्यवहार के कारणों को समझना चाहिए कि भारत में एक बड़ी संख्या में महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के लोगों को लोग स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे ज्यादातर कौन छोड़ते हैं कि यार ये तो लड़का है, स्कूल के में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, नौकरी लगेगी तो घर का बेसिकली जो है खर्चा उठा पाएगा, है ना, कुछ कमाएगा, नाम करेगा समाज में। अब लड़की को काहे पढ़ाना, इसकी तो हमें शादी करनी है वैसे भी, है ना, तो ये तो दूसरे घर की लक्ष्मी है ना। और लड़की को तो बेसिकली जो है पता नहीं किस किस तरह की यातनाएं हमारे समाज में देखने को मिल सकती है। सो महिलाओं को तो बेसिकली समान ट्रीटमेंट जो है देने वाला, मैं तो कहूँ शायद युग पुरुष होगा, मैं तो कहूँ वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने मतलब डॉटर को और सन को, दोनों को बेसिकली समान मानता है। और मैं कहता हूँ वो भगवान से भी बढ़कर है अगर वो अपने बेटियों को बेटे से भी ज्यादा जो है अवसर दे, उसको बेसिकली जो है हर चीज में प्राथमिकता दे, राइट। सो यहां पे ज्यादातर जो सोशली इकोनॉमिकली पिछड़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इन लोगों को बेसिकली जो है स्कूल छोड़ने पे मजबूर किया जाता है। इससे पता चलता है कि ज्ञान की पहुंच जो है बेसिकली इन समूहों तक बेसिकली क्यों सीमित है, क्यों महिलाएं बेसिकली अपने अधिकारों से वंचित है, क्यों महिलाएं जो है अपनी अवेयरनेस से वंचित हैं, क्यों बेसिकली जो सोशली इकोनॉमिकली सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब तबका है, एससीज है, एसटीज है, ट्राइबल्स है, वह अपने अवेयरनेस से, अपने ज्ञान से, अपने सशक्तिकरण से वंचित है, राइट। सो अब हम बात करें स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी की। सर यहां पे जितने भी उपलब्ध अवसर है वो सस्टेनेबल ही, ऐसा नहीं कि आज मेरी 5 साल सरकार है तब तक ये अवसर है, उसके बाद पता नहीं क्या जंगल राज, क्या बंदर बाट होने वाली है, राइट। तो स्थिरता मतलब अवसरों की उपलब्धता है वो निरंतर रहे, वो कंसिस्टेंट रहे, वो सस्टेनेबल रहे। तो सतत मानव विकास, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए
प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। जितना दादाजी को मिला उतना पिताजी को मिला, जितना मुझे मिला उससे वैसा ही बेसिकली जो है अवसर, अपॉर्चुनिटीज मेरी अगली जनरेशन को भी मिले। वो सतत रहे, वो निरंतर रहे, वो फ्रीडम, वह अवसर, वह अपॉर्चुनिटीज। तो जितने भी पर्यावरणीय, जितने भी वित्तीय, जितने भी मानवीय संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं वो भविष्य को ध्यान में रख कर किया जाए कि सर जो आज जहां मैं बैठा हूं 5 जनरेशन बाद में भी क्या यही संसाधन, क्या यही शिक्षा, क्या यही बेसिकली स्वास्थ्य सुविधाएं जो है, क्या यही पर्यावरण मेरी 5वीं जनरेशन को भी मिल पाएगा। आज 2025 में बैठा हूं मैं, क्या मैं 2125 में 100 साल बाद में भी क्या आज जो मुझे स्वास्थ्य मिल रहा है, जो सुविधाएं मिल रही है, जो संसाधन मिल रहा है, क्या वो 5वीं जनरेशन तक भी पहुंच पाएगा? क्या ये सतत आपकी जो है आपके पास में रहने वाली है, निरंतरता रहने वाली इन अवसरों की उपलब्धता में? तो इनमें से किसी भी संसाधन के दुरुपयोग से भावी पीढ़ियों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। अगर हमने कहीं भी हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी संसाधन है उन संसाधनों का गलत दोहन यूज कर लिया, गलत तरीके से प्रयोग कर लिया, हमने उनका विनाश कर दिया, आगे आने वाली जनरेशन क्या उसे यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सस्टेनेबल क्या है, सतत क्या है? जो सामाजिक, जो आर्थिक और जो पर्यावरण के अंतर्गत बियरेबल, इक्विटेबल और वायबल हो, वही तो सस्टेनेबल है, वही तो सस्टेनेबल है, राइट? तो इस चीज को बेसिकली आप अच्छे से समझ लिए कि नहीं समझ लिए? तो एक अच्छा उदाहरण है लड़कियों को स्कूल भेजने का महत्व, कि यदि कोई समुदाय अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने पर महत्व नहीं देता है तो बड़ी होने पर युवा महिलाएं अवसर खो जाएगी। जैसे अगर पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं 10वीं 12वीं पास भी है तो थोड़ी बहुत तो कहीं नौकरी लग सकती है, आजीविका प्राप्त कर सकती है। अब वो बेचारी भोली भाली एकदम गाय के जैसी, इसको कुछ भी नहीं पता, ये 5वीं 10वीं के बाद में घर वालों ने 8वीं के बाद में नाम कटा दिया, स्कूल से मजदूरी करने भेज दिया, ये बेसिकली अपने मानव जीवन को गरिमामय तरीके से तो नहीं जी पाएगी। उसके करियर में, उसके भविष्य में जो भी विकल्प, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो गंभीर रूप से कम हो जाएंगे, राइट? तो उसके जीवन के अन्य पहलू भी प्रभावित होंगे। अन्य पहलू कैसे? अब सोचो, अगर यही लड़की जो है पढ़ के लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर बनती, आईएएस बनती, एसडीएम बनती, इसकी किससे शादी होती? कैसी फैमिली से जुड़ती है? अब सोचिए, आज यह कमजोर है, यह अशिक्षित है, यह सशक्तिकरण नहीं है, इनका एम्पावर्ड नहीं है, ये तो अपने हकों को नहीं पहचानती, इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होगी, इनको शादी करने के लिए दहेज देना पड़ता, कैसे कैसे लोगों के कारण इसको बेसिकली जो है लाइफ में अब्यूज सहन करना पड़ता, राइट और रॉन्ग? सो आप किसी को भी संसाधन से, स्वास्थ्य से और शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कैरियर विकल्पों को बेसिकली गंभीर रूप से आप हटा रहे हैं और उनके अन्य जीवन के जो पहलू हैं वो भी बहुत ही गंभीर रूप से बेसिकली दोस्तों प्रभावित होते हैं। सो प्रत्येक पीढ़ी को अपने भावी पीढ़ियों के विकल्पों के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उसे सतत रखना चाहिए। उसे क्या रखना चाहिए दोस्तों? आपके पास में सतत रखना चाहिए, कंसिस्टेंट रखना चाहिए। इतना पॉइंट है, क्लियर है आपके पास में? यस दोस्तों यह क्लियर है। सो इसीलिए प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए विकल्पों और अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, सस्टेनेबल हो, सतत हो। आप आज पर्यावरण का, आज बेसिकली अर्थ का, आज बेसिकली समाज का प्रयोग कीजिए, पर याद रखिए आगे की जनरेशन की आवश्यकताओं को भी दिमाग में रखते हुए आप अपनी नीति निर्धारण या फिर जो भी आप क्रियान्वयन कर रहे हैं स्कीम्स का, वह कीजिएगा, ठीक है? सो उत्पादकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ, प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में है ना? कि सर लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता को लगातार समृद्ध किया जा सकता है। एक आदमी है, नॉर्मल काम कर रहा है, उसको मशीन चलाना सिखा दिया, उसको कार ड्राइव करना सिखा दिया, उसको जेसीबी चलाना सिखा दिया, उसको कंप्यूटर टाइपिंग करना सिखा दिया, उसको सॉफ्टवेयर बनाना सिखा दिया, उसको कंप्यूटर असेंबल करना सिखा दिया, उसको खाने बनाने का शौक है, उसको थोड़ा सा बेसिकली शेफ का कोर्स करा दिया, सिलाई का शौक है, उसको प्रॉपर जो है एम्ब्रॉयडरी का कोर्स करा दिया। समझने की कोशिश कर रहे हो? आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों की क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं। आप पहले वो 200 कमा रहा था, अब वो दिन का 2000 कमा रहा है, राइट? तो उत्पादकता बेसिकली लगातार उसको बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। आप प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाएंगे, है ना, उत्पादकता को लगातार समृद्ध करेंगे, तो ये लोग ही राष्ट्र को वास्तविक संपत्ति होती है, राइट? हमारे यहाँ पे 140 करोड़ जनता, 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं आपके पास में आज की तारीख में जो काम करने के योग्य है, महिलाएं और पुरुष है। अगर इन लोगों की स्किल अच्छी हो, इनकी शिक्षा अच्छी की जाए, इनको अच्छी स्किल दी जाए, इनको अच्छा कौशल दिया जाए, राष्ट्र, हम बेसिकली, हमारा मिशन भी तो है ना, नेशनल स्किल मिशन, है ना? तो ये स्किल मिशन क्यों है?
स्किल को लेकर, कौशल को लेकर अलग से मंत्रालय, ताकि लोगों का ज्ञान बढ़े, उनका बेहतर सुविधाएं मिले उनको। इसके साथ साथ में कई अन्य प्रयास किए जाए, उनकी बेहतर कार्य कुशलता हो, है ना, उनका जो वर्क स्किल्स हैं वह बेहतर हो, तब उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। जब प्रोडक्टिविटी बेहतर है, स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, समानता है, क्षमता है समाज में, अब आप बात करेंगे सशक्तिकरण की। सशक्त कौन है? जो आपकी हाँ में हाँ मिला दे, वो जैसा आपने कहा वो कर ले, वो नहीं। सशक्त वह है जिसके पास एक्सेस है, जिसके पास चुनाव करने की शक्ति है। हम कहते हैं कि 5 साल बाद में जनता चुनाव करती है, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे? जनता को सशक्त किया हमारे लोकतंत्र ने। अब जनता को बेसिकली मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सशक्त करता है? यह सशक्त करता है कि मैं क्या करूंगा जीवन में, कैसा स्वास्थ्य होगा, कैसी शिक्षा होगी, कैसा जीवन होगा मेरा। तो इस शक्ति को बेसिकली जो है ये ऐसी शक्ति है जो बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। एक आदमी जो है 5वीं पास है, अब कितना ही एम्पावर्ड होगा। एक आदमी जो है मैट्रिक पास है, एक आदमी पीएचडी है, एक आदमी जो है ट्रेंड है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर रखा है, एक आदमी जो है एमएनसीज में काम कर रहा है, एक आदमी जो है बहुत ही हाईली स्किल्ड मैनेजर है। अब क्षमता, प्रोडक्टिविटी हर एक की अलग अलग होगी, राइट। उसकी स्वतंत्रता भी बेसिकली जो है, फ्रीडम भी बेसिकली बढ़ेगी। वो कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, वो जाति को मानेगा, वो विषमताओं को मानेगा? नहीं मानेगा। वो फिर बेसिकली क्या करेगा? वो सारी इलॉजिकल चीजों को हटाएगा। वो बेसिकली किसके फोकस करेगा? वो कहेगा मैं एम्पावर्ड हूं, मेरी स्वतंत्रता को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी क्षमताएं मैं तय करता हूं। तो आपके सशक्तिकरण की क्षमता, एम्पावरमेंट में जो पावर है, वो कहां से आई? वो फ्रीडम से आई। वो कहां से आई? वो कैपेसिटी से आई, वो सक्षमता से आई। ठीक है, तो सशक्त बनने के लिए सुशासन और जन उन्मुख नीतियों की आवश्यकता होती है। हम सशक्त कैसे कर सकते हैं? एक तो गुड गवर्नेंस से। हम कहते हैं ना, मोदी जी बात बात पे कहते हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। क्यों कहते हैं भैया? है ना, कांग्रेस भी बेसिकली गुड गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करती थी। तो सरकारें गुड गवर्नेंस पे काम क्यों करती हैं? गुड गवर्नेंस आएगी तो लोग बेसिकली अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्किल्स को विकास कर पाएंगे, वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे पहुंच पाएंगे, अपनी क्षमताओं को बेसिकली जो है बढ़ा पाएंगे, उनके पास स्वतंत्रता होगी, वो अन्य अन्य अवसरों को बेसिकली जो है टटोल पाएंगे। तो और जन उन्मुख, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज हो, जन उन्मुख नीतियां हो। हमारी हर नीति के केंद्र में कौन हो? जनता हो, क्योंकि उसी का तो भला करना है। मोदी जी को खुद का भला नहीं करना है, अशोक गहलोत जी को खुद का भला नहीं करना, राहुल गांधी जी को खुद का भला नहीं करना होता है। उनको ऐसी नीतियां बनानी है कि राष्ट्र 140 करोड़ लोगों का भला हो। ठीक है, सो यहां पे जन उन्मुख, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज की आवश्यकता है। तो सामाजिक और आर्थिक रूपों से जो भी वंचित समूह हैं, सशक्तिकरण तो उसका किया जाता है। आज हम अंबानीज को, अडानीज को, टाटास को, बिरलास को, अग्रवाल्स को, क्या इनको हम रिजर्वेशंस देंगे दोस्तों? क्या हम इनके लिए स्कॉलरशिप जारी करेंगे? क्या हम इनके लिए कोटा व्यवस्था जारी करेंगे? हाँ, ये खुद का कॉलेज, खुद का स्कूल, खुद की कंपनीज खोल दे सर, इनके लिए क्या कमी है? जो संसाधनशील है, जो ऑलरेडी सशक्तिकृत है, जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उनके लिए नहीं। हम बात करते हैं जो सोशली, सामाजिक तरीके से, जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक तरीके से वंचित हैं, जो पीछे हैं, डाउन ट्रॉडन है, समाज के हाशिए पे, बेसिकली सोसाइटी के हाशिए पे रह रहे हैं वो लोग, है ना। उन लोगों का बेसिकली सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं का किया जाए, बुजुर्गों का किया जाए, है ना, जो आपके पास में दिव्यांग है उनका किया जाए, जो एससीज है, एसटीज है, जो ट्राइबल्स है, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझ में आया। कैसी लगी यह सेशन जरूर बताइएगा, है ना। और जितना अभी तक पढ़ा है, एक कमेंट करके बता दीजिए अच्छा लगा। सेशन के मध्य तक आए हैं, अभी हम इसको कंप्लीट भी करते हैं, जस्ट लाइक दिस। हाँ दोस्तों, तो आई गेस अभी तक आपको मानव विकास के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। याद रखिएगा, ये 12th की एनसीईआरटी है ना, ये शायद 6ठी से लेकर के 12वीं तक ये पहली बार है जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इतना नीटली और इतना स्पेसिफिकली सुन रहे हैं। वो इस चैप्टर के माध्यम से हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो मानव विकास की बेसिक अवधारणाएं और बेसिक जो चीजें हमने जानी है ना, इसमें बेसिकली आपको ये एक जानकारी और होना जरूरी है कि आप मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या क्या चीजें एज अ स्केल, एज अ मेजरमेंट, उसको मापेंगे कैसे, क्या अप्रोच हो, क्या उपागम हो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट को, मानव विकास को समझने के लिए।
देखिए, एक चीज तो बेसिकली जो शुरुआत से ही हम जानते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई कौन आदमी कितना बड़ा कितना रसूखदार, ये उसकी इनकम से पता लगाओ, ये उसकी आय से पता लगाओ। कोई सैकड़ों में कमा रहा, कोई हजारों में, कोई लाखों में, कोई करोड़ों में, तो एक आय उपागम होता है, एक इनकम भी बेसिकली एक अप्रोच होती है जिससे हम मानव विकास का कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं कि सर वो कितना ग्रोथ किया, कितना डेवलप किया है। दूसरा हो रहा है वेलफेयरिस्टिक, कल्याणकारी उपागम। तो एक वेलफेयरिज्म जो होता है, सरकार जो बेसिकली स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, अन्य सुविधाएं जो बेसिकली जो है अन्य अन्य माध्यम से जनता तक बेसिकली जो अवेल कराती हैं, इन सभी का बेसिकली लक्ष्य क्या होता है? आपको स्वास्थ्य अच्छा मिला, आपको शिक्षा अच्छी मिली, आपको अधिकार अच्छे मिले, आपको अच्छी स्वतंत्रता मिली। कल्याणकारी अप्रोच के माध्यम से भी हम कहीं न कहीं मानव विकास को समझ सकते हैं। तीसरा जो है आपके पास में वो है बेसिक नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, जो एकदम न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, क्या वह मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही है? क्या इतनी 140 करोड़ की भारत की आबादी जो है, उस आबादी को कहीं न कहीं हम एक पौष्टिक खाना, समय पे खाना, बेसिक आवश्यकताएं, एक जीवन गरिमामय जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक हो सकती है, क्या वो सारी चीजें उस तक पहुंच रही है? तो एक न्यूनतम आवश्यकताओं का भी बेसिकली एक उपागम, एक अप्रोच हो सकता है कि अगर आप अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, यह भी एक संकेत है, यह भी एक इंडिकेटर है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने का। तत्पश्चात आती है क्षमताएं। आपने अपने आप को कितना कैपेबल बनाया, आपने अपने आप को कितना सक्षम बनाया, आपने अपने आप को कितना स्किलफुल बनाया, राइट? इससे बेसिकली क्या पता चलेगा कि हाँ वाकई अब आपकी खाली आयु में वृद्धि नहीं हुई है, ग्रोथ नहीं हुई है। आप जैसे ही बचपन से किशोरावस्था और किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक आ रहे हैं, उसके साथ साथ में आपने कुछ क्षमताएं भी विकसित की है। यह भी तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण उपागम हो सकता है। बिल्कुल सर। तो एक क्या है आपके पास में? इनकम अप्रोच है ना, बहुत ही पुराना, जहां पे हम मानव विकास को आय से जोड़ करके देखते हैं आपके पास में, है ना, कि एक यहाँ पे आय का स्तर क्या है ना, एक व्यक्ति के द्वारा कितनी स्वतंत्रता उसको मिल रही है, ये बेसिकली हम उसके आय के स्तर से पता लगाते हैं। कोई गरीब है, कम पैसा कमा रहा है, उसकी लिमिटेशन है, सोर्स वो डिपेंडेंट ज्यादा है, दूसरों पे निर्भर ज्यादा है, उसकी इतनी स्वतंत्रता नहीं है। तो आय का जितना ऊंचा स्तर होता गया, हम सोचते हैं कि मानव विकास का भी उतना स्तर ऊंचा उठता गया, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ज्यादा से ज्यादा आप ये देखते हैं कि लाभार्थी जो है, बेनिफिशियरी जो है ना, वह बेसिकली उनके लिए वेलफेयरिज्म भी क्या हो सकता है। तो एक है कल्याणकारी अप्रोच या फिर वेलफेयरिस्टिक अप्रोच, और इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि सरकार ने कोई स्कीम, कोई परियोजना चलाई, और इस कार्यक्रम, उस परियोजना के माध्यम से लाभार्थियों को क्या शिक्षा मिली, क्या सुविधा मिला, क्या स्वास्थ्य में सुधार हुआ, सामाजिक बेसिकली जो सुविधाएं मिल रही हैं, है ना, सरकार उन पे व्यय करती है। कारण क्या? ताकि लोगों के विकास को बेसिकली सुनिश्चित किया सके, है ना। तो जनता बेसिकली जो है डेवलप हो सके, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके आपके पास में, राइट। तो यहां पे याद रखेगा कि सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आज जब हम कहते हैं कि सरकार इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह बना रही है, कारण क्या भैया? यही तो कारण कि मानव विकास को सुनिश्चित किया जा सके दोस्तों। हाँ भैया। तो गवर्नमेंट जो है हमारी, सरकार जो है हमारी, ऐसी स्कीम्स जो बेसिकली शिक्षा को, स्वास्थ्य को बेहतर करे, इन माध्यम से, कल्याणकारी माध्यम से भी कहीं न कहीं जो है मानव विकास को बेसिकली जो है स्तर को बढ़ाने के लिए कोशिश करती है। तीसरा है सर बुनियादी जरूरतें, बेसिक मिनिमम जो है, न्यूनतम आवश्यक उपागम हो सकता है। अब जैसे अगर हम कहें आपके पास में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो क्या कहता है आपके पास में? शुरुआत में जब ह्यूमन डेवलपमेंट हम देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वह गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए बोल रहा था। इनका मानव विकास कैसे सुनिश्चित होगा, तो इनके लिए क्या अप्रोच हो सकती है, ये चेक करने के लिए कि इनका वाकई ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो बोलते हैं सर कुछ बेसिक बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी स्वास्थ्य ठीक है क्या, वो शिक्षित है क्या, वो टाइम टाइम का भोजन कर पा रहा है क्या, क्या उसको नीट एंड क्लीन जल की आपूर्ति है क्या, क्या वो स्वच्छता में रह पा रहा है क्या, कहीं उसको घर मिल रहा है, तो मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, वो वाली बेसिक चीजें यहाँ पे बातचीत की गई थी आपके पास में। तो मानवीय विकल्पों के माध्यम से भी बेसिकली जो है उत्तरोत्तर इस विषय पे बेसिकली बात की गई कि किस माध्यम से बेसिकली जो है हम यहाँ पे
आय, कल्याण और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करके बुनियादी जरूरतों के प्रावधान पर ध्यान दे करके मानव विकास को सुनिश्चित करें। फिर बात की जाती है हमारे अमर्त्य सेन साहब की। जो अमर्त्य सेन साहब आपको पता होगा, नोबेल लॉरिएट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि एक नई अप्रोच लेकर आए। ये अप्रोच थी क्षमता को लेकर के, कैपेसिटी को लेकर के। भाई आपने किसी को भोजन प्राप्त करा दिया, आपने किसी को 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री प्राप्त करा दी, आपने किसी को कच्चा घर दे दिया इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब मेरे को बताओ हुआ क्या उससे? भोजन प्राप्त किया, वो तो कल चाहिए होगा वापस उसको। शिक्षा प्राप्त की, कोई नौकरी नहीं मिली उसको, डिग्री नहीं मिली, लैमिनेट करा करके डिग्री जो है मम्मी पापा के कबर्ड में अलमारी में रख दिए, उससे होगा क्या? तो अमर्त्य सेन साहब क्या कहते पता है? जो हम स्वास्थ्य, जो हम शिक्षा, जो हम संसाधन इन तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये मानव क्षमताओं का, ह्यूमन कैपेसिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है क्या इससे? अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करो, फोकस करो। आपका मानव विकास तब सुनिश्चित माना जाएगा कि जब आप जितने भी जुगाड़ बिठा रहे हो, जितने भी सुविधाएं दे रहे हो, अब इनके माध्यम से आप मानव क्षमताओं का निर्माण पे ध्यान दीजिए। आप खाली ये मत सोच लिए भाई हमने ना गांव ढाणी में एक दूर दराज के इलाके में स्कूल खोल दिया, मानव विकास हो गया। हमने वहां पीएचसी खोल दिया, वहां एम्स खोल दिया, मानव विकास हो गया। हमने गरीबों को बेसिकली जो है कच्चे घर बेसिकली हटा करके उनके लिए जो है बेसिकली इंदिरा आवास योजना में, फला फला आवास योजना में हमने उनको घर दे दिए। अब मुझको एक चीज बताइएगा, उससे हुआ क्या? आपने उनको 5 किलो अनाज दिया, आपने उनको साल में 100 दिन का रोजगार दिया, आपने उनको बेसिकली जो है 2 कमरे का बेसिकली एक घर बेसिक बना करके दे दिया। अब मुझको बताइए, क्या इससे उनके पूरे जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो गई? क्या आपने वाकई उनकी क्षमताएं विकसित की? देखो एक एक डायलॉग आता है ना, कई बहुत फेमस भी है कि सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो हर रोज मछली ला करके हाथ में दे दे या खाना ला करके हाथ में दे दे। सच्चा दोस्त वह होता है जो तुम्हें सिखा दे कि हर रोज खुद की मछली कैसे पकड़नी है, हर रोज खुद का भोजन की व्यवस्था कैसे करनी है। राइट? अमर्त्य सेन साहब भी यही कह रहे थे कि भाई यार तुम मानव क्षमताओं पे, ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटीज पे विश्वास करो। क्या जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य, जो संसाधन है, जो वेलफेयरिज्म में हम वहां पे देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ भला हो रहा है? तो अमर्त्य सेन और मोहम्मदुल हक साहब के द्वारा एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, उसकी बात की गई कि सर इस माध्यम से बेसिकली हम तय कर पाएंगे कि कौन सा देश, कौन सा क्षेत्र, विश्व का कौन सा रीजन जो है वह कितना बेसिकली मानव विकास के लिए ललायित है, किसके लिए वह बेसिकली गतिमान है। राइट? तो वहां पे आप बेसिकली स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों के प्रमुख क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर आप देश को अलग अलग रैंकिंग प्रदान करते थे आपके पास में। राइट? ये रैंकिंग जो है आपके पास में 0 से 1 के बीच में स्कोर पे आधारित रहती थी, है ना? 0 स्कोर से लेकर के 1 पे, मतलब बाकी का बीच में 10 पे होगा, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से स्कोर दिया जाएगा। ठीक है सर, तो स्कोर क्या होता था? रैंकिंग जो है 0 से 1 के बीच स्कोर पे आधारित होती थी। और कोई देश मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में अपने रिकॉर्ड पे उसका कितना है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो है वो 3 चीजों पे था। पहला हमने क्या कहा आपके पास में? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कितना है ना, कितना उसका लंबा जीवन है, कितना उसका स्वस्थ जीवन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती थी, जीवन प्रत्याशा देखी जाती थी। भाई जीवन प्रत्याशा का क्या मतलब हुआ कि सर आम आदमी जो उस देश में है वह औसतन बेसिकली कितना जी रहा है। एक आदमी जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, वो कितना आयु तक वो जीवित रहेगा, है ना, ये भी एक प्रमुख इंडिकेटर है, संकेतक है, डायमेंशन है इस इंडेक्स का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा। फिर हम शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज की अगर हम बात करें आपके पास में, तो सर यहाँ पे बच्चे की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है? हम कहते हैं 10वीं 12वीं तक वो स्कूल जाना चाहिए, कितने वर्ष वो स्कूल में गया? राइट? अच्छा, मीन इयर्स ऑफ द स्कूलिंग निकाला जाता है ना? जैसे मैं 12 साल 10वीं और 12वीं टोटल 12 साल स्कूल में पढ़ा, है ना, कोई 8 साल पढ़ा, कोई 6 साल पढ़ा, है ना, कोई 2-3 बार और फेल हो गया, वो 15 साल पढ़ा। तो हम सब भारतीयों की बेसिकली जो है स्कूलिंग में कितना समय बीता, तो उसका एक एवरेज, एक औसत निकाला जाता है ना? और इस माध्यम से बेसिकली जो है एजुकेशन इंडेक्स बेसिकली निकाला जाता है। तो यहाँ पे हो गया जीवन प्रत्याशा के, एक आदमी कितना लंबा जी रहा है वो उसके स्वास्थ्य का प्रतीक। यहाँ हो गया स्कूलिंग में कितना समय बिता रहा है वो उसके नॉलेज का, वो उसके शिक्षा का प्रतीक हो गया। फिर तीसरा आ गया आपके पास में जिसको हम लोग कहते हैं आय, रोकड़ा, पैसा, जो कन्वेंशनल तरीका है, जीडीपी कैलकुलेट करते थे, इनकम कैलकुलेट करते थे, वैसे ही
एक आदमी के पास में कितना पैसा है उससे बेसिकली उसके स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग का, उसके जीवन के स्तर का बेसिकली पता लगता है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वह भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसके अंतर्गत, जिसमें अब आप कैलकुलेट क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय पीपीपी पे, परचेसिंग पावर पैरिटी पे बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है ना। तो राष्ट्रीय आय बेसिकली आप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इससे बेसिकली क्या पता चलता है आपको कि सर आदमी के पास में इनकम कितनी है। सो तीन क्राइटेरियाज हो गए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। इन तीन क्राइटेरिया से हमने बेसिकली क्या तय किया, मानव सूचकांक, है ना। इसके आधार पे बेसिकली हम आदमी किसी भी देश की क्या निकालेंगे, रैंकिंग निकालेंगे। किस आधार पे कि वो 0 से 1 तक कौन से स्कोर पे है, उस स्कोर के आधार पे उसको रैंकिंग दी जाती है। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपके पास में, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखेंगे कौन कौन से तीन क्राइटेरिया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये तीन क्या है, ये डायमेंशंस हैं। यह तीन इसके जो है आपके पास में मुख्य डायमेंशन जिसके आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। स्वास्थ्य को कैसे कि सर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, है ना। एजुकेशन को कैसे कि सर कितना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, वो स्कूल में कितना वर्ष बिताता है, और मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग औसतन कितना बिताता है उसके आधार पे, तो कितनी आशा है उसके स्कूल में बिताने की और कितना वो बिता रहा है औसतन, ये प्राप्त किया। और यहाँ पे नेशनल इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय बेसिकली उस राष्ट्र की अगर हम पता करें तो उससे उसके जीवन के स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड का बेसिकली पता लग सकता है। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं और 3 डायमेंशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो याद रखेंगे इन तीनों को बेसिकली जो है 1/3 1/3, 33% इसका, 33% इसका, 33% इसका, तो 1/3 इन तीनों का बेसिकली जो है वेटेज है, भार है आपके पास में, राइट। स्वास्थ्य का, शिक्षा का और इनकम का, ठीक है ना। फिर मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों में दिए गए भारों का कुल योगदान होता है ना। तो जो 1/3 1/3 1/3 में से उसने कितना बेसिकली स्कोर प्राप्त किया है, उस आधार पे बेसिकली हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता करते हैं। सो एक अंक जितना करीब होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। जिसे मैं कहता हूं किसी ने स्टार्ट किया 0.000 से, है ना, और यहाँ पे है 1.00, ठीक है ना। सो यह न्यूनतम है, यह अधिकतम है। अब आप जितना 1 के नजदीक जाएंगे, जैसे किसी का स्कोर 0.98 है ना, यहाँ पे 0.983, 1 के ज्यादा नजदीक है, राइट। अब किसी का स्कोर है यहाँ पे 0.268, तो वह 0 के ज्यादा नजदीक है, राइट। तो आप जितना 1 के नजदीक है इसका मतलब है आपके पास में HDI स्कोर आपका उतना ही ज्यादा है। जबकि जैसे आपके पास में कोई स्कोर कम है, 0.2 है, तो यह बेसिकली शून्य के ज्यादा नजदीक है। तो यह बताता है मानव विकास बहुत ही निम्न स्तर पे है, शिक्षा निम्न स्तर पे है, स्वास्थ्य निम्न स्तर पे है, आय भी निम्न स्तर पे, राइट। ये याद रख सकते हैं। HDI के लिए बेसिकली जो है स्वास्थ्य को कैसे कैलकुलेट किया हमने आपके पास में कि सर जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, ये मेरा नन्ना मुन्ना लाल जो है इसको मैं कितना एक्सपेक्ट करूं कि ये कितना लंबा जिएगा, राइट। तो उच्च जीवन प्रत्याशा का मतलब यह है लोगों के पास लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की अधिक संभावना। और वो संभावना कैसे हुई, उनका टीकाकरण हुआ, उनको चिकित्सा सुविधा मिली, उनको डायग्नोसिस मिला, उनको प्रॉपर केयर मिली, राइट। उनकी हेल्थ वाइज वो बेसिकली मेंटेन रहे, तो अब वो लंबा जिएगा, राइट। सो एक तो स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा, साक्षरता का दर जो है आपके पास में, सकल नामांकन अनुपात का ज्ञान जो है ना, वो कहीं न कहीं इसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि सर वयस्क साक्षरता दर क्या है, जो एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, और सकल नामांकन का अनुपात, है ना। सकल नामांकन का मतलब हो गया आपके पास में ग्रॉस, जो स्कूल के अंदर बेसिकली कितने लोग जो हैं वहां पे पढ़ रहे हैं। तो यह चीजें से पढ़ने लिखने के सक्षम वयस्कों की संख्या और स्कूल में कितने बच्चों का नाम लिखा गया उनकी संख्या से पता चलता है कि किसी देश में ज्ञान की पहुंच कितनी आसान है। अगर वहां पे यह कम है, साक्षरता कम है, बच्चे स्कूल में कम है, तो पता चलेगा कि सर ज्ञान कितना बेसिकली कठिन है इस देश में बेसिकली पहुंचना। तो एवरेज एजुकेशन भी बेसिकली पता लगाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। संसाधनों की पहुंच, अच्छा संसाधनों तक कैसे पहुंचे, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई घोड़े से चल रहा है, कोई बग्गी से चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर पे चल रहा है, कोई चेतक स्कूटर पे चल रहा है, कोई फरारी में चल रहा है। संसाधन, रिसोर्स, यह बेसिकली किसी की भी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति से पता चलता है। तो परचेजिंग पावर का क्या मतलब, वो आपके पास में उस व्यक्ति की आय कितना है, उस व्यक्ति की आय कितना है,
प्रति व्यक्ति आय से भी बेसिकली जो है हम मानव विकास का मापन करते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका मापने का मानव विकास को। एक और बेसिकली सूचकांक इंडेक्स की जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा, जिसको बेसिकली मानव गरीबी सूचकांक कहा जाता है। एक तो है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। अब बेसिकली एक मानव गरीबी सूचकांक की है जिसको ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स भी कहा जाता है। अब ये क्या है आपके पास में कि इस सूचकांक के तहत बेसिकली आप क्या करते हैं कि किसी भी मानव विकास में कमी को मापा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आय में, संसाधनों में, किसी भी क्षेत्र में अगर वो बहुत ही कम चला जा रहा है तो उससे हम गरीबी को मापते हैं, राइट। तो ये सूचकांक में बेसिकली देखा जाता है कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने की संभावना दिखे, वहां पे वयस्क साक्षरता दर कम दिखे, वहां पे स्वच्छ पेयजल कम दिखे, है ना, न होने वाले लोगों और कम वजन वाले बच्चों की संख्या पर आधारित होती है। तो काफी सारी चीजें, तो यहाँ पे एक तो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है, कि आदमी 40 साल तक नहीं जी रहा, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं कम है। वहां पे साक्षरता दर कम है, मतलब एजुकेशन कम है। स्वच्छ पेयजल नहीं है, बराबर हेल्थ या बेसिक सुविधाएं वहां पे नहीं, वेलफेयरिज्म नहीं है वहां पे। कम वजन के बच्चे हो रहे, मतलब ऑब्वियसली वहां पे पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों की जो संख्या, हेल्दी बच्चों की संख्या कम है। तो पावर्टी इंडेक्स में बेसिकली देखा जाए तो बिहार का तो हाईएस्ट सेवर है। यहाँ पे बहुआयामी गरीबी है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है आपके पास में बिहार, झारखंड, यह क्षेत्र। इनका स्कोर देखो 100 में से 51 है, 100 में से 51 के करीब स्कोर है। जबकि केरला का सबसे कम है, 100 में से मात्र 0.7% है। क्या आप देख पा रहे हैं? इस प्रकार, अच्छा जैसे आप कोई भी राज्य से, आप यूपी से बिलोंग करें तो आप यूपी का पता रखिए, आप राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा गरीबी सूचकांक में क्या स्कोर है, लेटेस्ट में क्या स्कोर है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे आपको बैलेंस बनाना होगा। आप खाली संख्यात्मक चीजों पे मत जाओ कि इतने किलोमीटर की सड़कें बना दी, इतने नए अस्पताल खुल गए, इतना बेसिकली जीडीपी ग्रोथ हो गया, इतना बेसिकली नेशनल प्रोडक्शन बेसिकली हमने फैक्ट्रियां वगैरह खोल दी। आप इसकी तुलना में, ये तो बेसिकली संख्यात्मक चीजें है ना। इससे तो हो भी सकता है कि एक बार एचडीआई इंडेक्स इंप्रूव करने के लिए किताबी तौर पे या न्यूमेरिकल तौर पे ये चीजें की जाए, इट इज क्वाइट पॉसिबल। बट क्या यह संभव है मेरे लालो कि सर इस चीज का, सड़क बना ली पर लोग संतुष्टि नहीं है, अस्पताल और घरेलू उत्पाद जीडीपी बढ़ गया पर रोजगार नहीं है, लोगों में प्रसन्नता नहीं है, लोगों में स्वास्थ्य नहीं है। तो सर दो चीजें, एक चीजों में तो आप खाली न्यूमेरिकल, आप खाली मात्रात्मक चीजों को देख रहे हैं, और दूसरे चीजों में बेसिकली आप संतुष्टि, रोजगार, प्रसन्नता, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, आप कंटेंटमेंट की बात कर रहे हैं, आप हेल्थ की, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या वो आ रहा है? तो राष्ट्रीय विकास का, संयुक्त राष्ट्र का एक विकास कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो वर्ष 1990 से ही कार्य कर रहा है। किसके ऊपर? आपके पास में मानव विकास रिपोर्ट के लिए। किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए। ये मानव विकास रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी कहा जाता है। यह हर साल बेसिकली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से विकास के स्तर के अनुसार सभी देशों को रैंक वार सूची प्रदान करता है। और इसी में तो एचडीआई आता है, इसी किताब में ही, इसी रिपोर्ट में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव गरीबी सूचकांक जो हैं, वह दो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं जिनका प्रयोग करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास को मापता है, राइट। तो अभी जो हमने जानकारी ली मानव विकास सूचकांक की, मानव गरीबी सूचकांक की, ये दोनों को यूज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, और इस माध्यम से वो मानव विकास को वैश्विक स्तर पे मापता है। कौन सा देश कितना पाने में, कौन सा देश अग्रणी है, कौन सा देश सबसे पिछड़ा हुआ है, राइट। अब ये तो सारी न्यूमेरिकल बातें हो गई, ये तो सारी संख्यात्मक बातें हो गई। पर अब याद ये रखें मित्रों हम कि सर क्या भारत की जीडीपी आज से 50 साल पहले से भी बहुत बेहतर है? जी बेहतर है। पर क्या वाकई चीजों में सुधार हुआ है? क्या वाकई आप खुश हैं? क्या वाकई भारत में खुशी है? क्या हम लोग हैप्पी है या नहीं? किसी की आय 5,000 थी, आज 50,000 हो गई है। किसी के पास में पहले एक छोटा सा 1 बीघा जमीन थी, आज वो 10 बीघा जमीन का मालिक हो चुका है। पर क्या आप वो खुश है?
क्या शिक्षित हो चुका है, स्वस्थ होते हुए भी, इनकम अच्छी होते हुए भी, क्या आप खुश हो, क्या आप प्रसन्न हो, क्या आप संतुष्ट हो? हाँ, यह मानव विकास का एक अलग ही आयाम है, एक अलग ही डायमेंशन है, जिसे कहीं न कहीं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में भी देखा जाता है। कि खाली इनकम मत चेक करो, खाली आय मत चेक करो कि आज इतना आया, कल इतना आया, आज ये प्रोडक्शन, कल ये प्रोडक्शन। आप इसके ऊपर उठो। तो कहा गया कि सर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें सर कुछ चीजें छूट जाती है। क्या छूट जाती है? कि सर आप राष्ट्रीय प्रसन्नता, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच, इसका बेसिकली जो है आप कैलकुलेशन में यूज ही नहीं कर रहे। तो सर इसको समझना जरूरी है आपके पास में। राष्ट्रीय विकास को मापने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विचारकों ने राष्ट्रीय सकल जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की भी बात की। ये कहते हैं कि मानव विकास तक पहुंचने के एक और उपाय है, वो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और इसके माध्यम से देश की प्रगति को मापने वाला देश सबसे पहला कौन सा? भूटान, भारत का पड़ोसी देश भूटान। यह बेसिकली एकमात्र देश है जो देश में जीडीपी नहीं देखता कि हमारी जीडीपी की इतनी परसेंट ग्रोथ हुई है, इतने परसेंट ग्रोथ नहीं है। दुनिया में एकमात्र देश है, हिमालयन कंट्री है ये भारत में, बेसिकली भारत के जस्ट नॉर्थ में, सिक्किम के पास में भूटान है ना, जो बेसिकली किसकी बात करता है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करता है। ये कहता है कि सर मैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस विकास के गुणात्मक पहलू, क्वालिटी को प्रोत्साहित करता है। ये फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ कितनी सड़कें बन रही है, हमारी प्रकृति से हम कितने खुश हैं, हम कितना बेहतर रह पा रहे हैं। सो इसमें बेसिकली जो है वह लोगों की साइकोलॉजिकली कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो कैसे अपना वर्क और स्लीप बैलेंस लेके चल रहे हैं, उनको वाकई वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उन्होंने अपने सांस्कृतिक धरोहर को, विरासत को जो है अच्छे से सहेज रखा है, प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है, करप्शन फ्री तो है ना, वो कैसे बेसिकली वहाँ के समुदाय काम कर रहे हैं, वहाँ डोनेशन कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसी है, फैमिलीज कैसे काम कर रही हैं, वो लोग कैसे अपनी आसपास की अर्थव्यवस्था के अलावा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, नेचर के साथ में भी, प्रकृति के साथ में भी जो एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर बेसिकली लोगों का कैसा है, राइट। तो ये सारी चीजें मिलकर के बेसिकली क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। भूटान अलग से एक नया कंसेप्ट लेके आया, क्या? जीएनएच। कौन लेके आया? भूटान लेके आया। क्या कहता है कि मैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मानने के लिए क्या करूंगा? मानव विकास को समझने के लिए एक नए बेसिकली डायमेंशन, जो कि गुणात्मक पहलू है, जो क्वालिटी चेक करेगा कि वाकई जो विकास है उससे मेरे कहीं कहीं क्वालिटेटिव चेंज हुआ है मेरी इकोनॉमी में, मेरे देश में या जीवन में, या नहीं। तो इसकी भी बात करता है। अब अगर हम अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं करें आपके पास में, तो याद रखिएगा आपके पास में कि हम जब भी कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने कई बार जो है एक बड़े से देश की, उसकी इनकम की, है ना, तो सीधा बेसिकली संबंध नहीं निकल पाएगा कि इतना बड़ा देश है और उसकी इनकम इतनी छोटी, है ना, इतना छोटा सा देश है कतर और उसकी इनकम इतनी ज्यादा, राइट। तो अक्सर छोटे देशों ने भी, जैसे यूरोप में कई देश है, उन्होंने मानव विकास में बड़े देशों की तुलना में बहुत ही बेहतर प्रदर्शित किया है। तो मानव विकास के मामले में अपेक्षाकृत जो गरीब देशों को अमीर पड़ोसियों की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। जैसे आप देखेंगे छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद श्रीलंका, त्रिनिदाद, टोबैगो, इनको भारत से भी ऊपर स्थान मिला है। अब श्रीलंका की क्या है आपके पास में? क्या वहां शिक्षा, हम बेसिकली पैसे दे रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए, वहां पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स हमने भी कई खुलवाए हैं वहां पे, राइट। वहां पे बेसिकली जो है ग्रॉस नेशनल इनकम, हम बेसिकली कई लोन दिए, उनकी अर्थव्यवस्था को हमने सपोर्ट कर रखा, पर एचडीआई में हमसे ऊपर है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो कई छोटे देश, अर्थव्यवस्थाएं भी बड़े देशों से भी बेसिकली एचडीआई में बेहतर कर सकती है, क्योंकि उसका खाली वृद्धि नहीं, उसका क्वालिटेटिव एंगल भी देखते हैं, वो गुणात्मक परिवर्तन भी देखते हैं। इस तरह भारत के भीतर, जैसे हम केरला में देखें, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। केरला के अंदर लोग इतने अमीर नहीं देखने को मिलेंगे आपको, पर आदमी वहां की आय बहुत कम है, पर मानव विकास के मामले में वो पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। क्यों? क्यों बेहतर है सर? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आय। आय तो मात्र 1/3 हिस्सा है, राइट, 1/3 है, पर शिक्षा में केरला सबसे बेहतर है। पंजाब और हरियाणा, गुजरात को भी सबसे पीछे रख लेता है वो, राइट। सो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े हाथी फेल हो जाएंगे और छोटे छोटे खरगोश जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी की बात होती है, यहाँ पे मात्रा की नहीं, यहाँ पे गुणों की बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देशों को अलग अलग मानव विकास अंकों पे स्कोर किया जाता है। जैसे 0 से 5 और 9 तक हैं पॉइंट में बेसिकली, तो इसको बेसिकली क्या देखते हैं आपके पास में? निम्न के सर, ये लोअर बेसिकली जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। फिर मीडियम में है
0.55 से 0.69 तक, फिर हायर में है 0.7 से 0.8 तक, फिर 0.8 से ऊपर के जो देश है वो बेसिकली जो है अति उच्च स्तर का मानव विकास वहां पे देखने को मिलेगा। जैसे कुछ देश देखेंगे आप लोग यहाँ पे, जहां पे उच्च मूल्य सूचकांक देखने को मिलेगा आपके पास में, जैसे टॉप में नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन और आइसलैंड, ये देखने को मिलते हैं आपके पास में। जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, डेनमार्क, ये देखने को मिल रहे हैं, है ना। इनका स्कोर बेसिकली काफी अच्छा देखने को मिलता है, जो आपके पास में 0.8 0.7 से भी ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मानव विकास सूचकांक में काफी अच्छे स्तर वाले भी देश है, जहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, सामाजिक क्षेत्र में है आपके पास में, है ना, उनमें उच्च निवेश हुआ है, सुशासन के कारण वो है दूसरे देशों से काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। दूसरी ओर बेसिकली आपके पास में मध्य स्तर वाले देश है, जो 0.55 से लेकर के 0.69 के बीच में उनका स्कोर रहता है। अब यहाँ पे देखा जाए, जैसे इनमें से अधिकतर देश वो हैं जो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है बने। कौन से देश होंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, 1947 के भारत भी उसमें से एक हो सकता है क्या, जो रशिया का विघटन होकर के जो देश हुए हैं वो भी इसमें से एक हो सकते हैं। तो कुछ पूर्व उपनिवेश थे, पहले कॉलोनियल पावर्स थे, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका में है, एशिया में है, और उपनिवेशी ताकतें उनको छोड़ के गई, नए देश स्वतंत्र तो है वो भी इसमें आते हैं। तो सोवियत संघ के टूटने के बाद में जो नए देश उभरे वो भी इसमें आते हैं, राइट। तो इसमें से कई देश जो है वो जन उन्मुख नीतियों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को कम करके अपने मानव विकास के स्तर में बहुत तेजी से सुधार कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि इंडिया का 126वां स्थान रहा है ना, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आपके पास में ऐसे ऐसे भी बेसिकली जो है देखने को मिला कि वर्ष 2006 के अनुसार 126वें स्थान पे रहा, 2020 में यह और नीचे चला गया, 131वें पद पर चला गया। भारत ने 130वें देश से पीछे होने का क्या कारण हो सकता है, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजन। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कंट्रीज जिनका स्कोर थोड़ा नीचे चला जाता है, 0.5 0.4 के आसपास में चला जाता है, इनके अंतर्गत कई देश है, सैकड़ों तो नहीं, दर्जनों देश इसमें भी आते हैं। पर याद रखना कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा छोटे देशों का है, जिनके अंदर कोई गृह युद्ध हो, कोई अकाल की स्थिति हो, बीमारियों की स्थिति हो, आपके पास में राजनीतिक अस्थिरता हो, उथल पुथल हो, सामाजिक अस्थिरता हो। हाँ, अब यहाँ पे मानव विकास सूचकांक कम देखने को मिलेगा। निम्न स्तर पे भी कई देश हो सकते हैं आपके पास में, राइट, देयर कैन बी मेनी कंट्रीज, है ना, जो और भी छोटे स्तर पे हो सकती है वहां पे। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, बहुत ही बेसिक से। अब मैं क्लास को कंक्लूड करता हूं दोस्तों, और क्लास को कंक्लूड करते हुए ये कह सकता हूं कि कुछ देश होंगे जो मानव विकास में उच्च स्तर वाले हैं। उच्च स्तर वाले वो देश होंगे आपके पास में जिनके सोशल एरिया, सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कॉलरशिप में, है ना, बड़ों के लिए इंश्योरेंस में, पेंशन में, बीमा में, है ना। और इकोनॉमी वहां की बहुत ही अच्छा काम कर रही है, पॉलिटिकली वो लोग स्टेबल हैं, वहां पे कोई उथल पुथल नहीं है, बहुत ही अच्छी राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता है वहां पे। देश में संसाधनों का वितरण जो है वो बहुत ही न्याय संगत और जुडिशियल वे में, मतलब जितना जरूरी है उतना ही संसाधन यूज करते हैं, वो फालतू में वेस्ट नहीं करते चीजों को। तो वहां पे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और स्कोर देखने को मिलता है। कोई देश है जिनका स्तर नीचे है मानव विकास में, रीजन क्या है? अब निम्न स्तर वाले देशों के अंदर बेसिकली सामाजिक क्षेत्र में वो पैसा नहीं खर्च करते, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विज्ञान में, बीमा में, इंश्योरेंस में, सोशल सिक्योरिटी में, हाँ वो पैसा खर्च करेंगे रक्षा में। एग्जाम्पल पाकिस्तान लो, अब अफगानिस्तान लो, इन लोगों के घर में आपको किताबें दिखे ना दिखे, मैं अभी कैमरा घुमा करके दिखाऊं इस स्टूडियो में, मेरे पास में अभी 70 किताबें बेसिकली जो साइड में ढेर लगा हुआ है ना, 35 किताबों का पूरा रैक लगा हुआ है। अब मैं ये बता रहा हूं आपके पास में कि सर मैं जब भी शिफ्ट होता हूँ ना, मैं केरला में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, राजस्थान जयपुर में पढ़ा, अन्य अन्य जगहों पे जब भी मेरी एजुकेशन हुई ना, तो मेरे कपड़े जो थे ना वो खाली लैपटॉप बैग में आ जाते थे, 2 जोड़ी कपड़े ही रखता था मैं हमेशा हाथ में, साथ में हमेशा पढ़ता था। तो स्टूडेंट को कितना चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा बस। और किताबें होती थी मेरे पास में, उसके लिए लिटरली मेरे को दोस्तों को हाथा जोड़ी करके साथ में ले जाना पड़ता, 2 टिकट करानी पड़ती कि भाई कम से कम रूम सेट हो जाए तब तक साथ में चल। कारण क्या होता था उसका? क्योंकि हमेशा से किताबें, मैंने अभी तक मेरी 8वीं 6ठी 7वीं की होमवर्क की, स्कूल की बुकलेट्स अभी भी सहेज के रखी हुई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गुरुजी उसका क्या कोई वैल्यू है या वो है, आप किस चीज से अपना लगाव लगाते हैं? क्या ऐसे सोशल निवेश पे, जो शिक्षा में हो, जो स्वास्थ्य में हो, जो देश की बेहतरी, आपकी आय की बेहतरी, आपको सक्षम बनाने में, आपकी स्किल डेवलपमेंट में, उसमें, या फिर आप गोला बारूद, रक्षा, है ना, ये इन चीजों में?
पाकिस्तान सबसे ज्यादा इस पे खर्च करता है, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा इस पे खर्च करता है, क्या हालत है, अभी भी कटोरा लेकर के दर दर भटक रहे हैं। रीजन क्या है सर आपके पास में? पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। रीजन क्या है सर? सोशली स्टेबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कभी सामाजिक क्षेत्र में खर्च नहीं करता, सोशल एरियाज में दे डू नॉट इन्वेस्ट, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, खत्म है, ज्यादा किस पे वो, राजनीतिक तो अनस्टेबल है। कभी भी बेसिकली ऐसा कोई भी अमेरिका पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बता दीजिए जो एक लंबे तौर पे बेसिकली वहां पे डील किया हो। कभी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कभी सैन्य शासन लग जाता है, कभी प्रधानमंत्री को जेल हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री को फांसी हो जाती है, कुछ नहीं हुआ प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है, भुट्टो। तो ये सारी चीजों के कारण किसी भी देश का जो जितना सोशल, देखो इसलिए भारत आगे क्यों बढ़ा, भारत इसीलिए आगे बढ़ा है दोस्तों क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी शिक्षा पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी इंडस्ट्रीज पे, अपनी आय पे, अपने सोशल सेगमेंट पे ज्यादा निवेश किया। तो जब कल आप बने हो ना कलेक्टर, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ज्यादा बेसिकली रक्षा तंत्र पे और इन सारी चीजों पे, हाँ जितना जरूरी है उतना जरूर करना है, बेसिक मिनिमम डेटरेंस जरूर हो, पर प्राइमरी फोकस किस पे रखेंगे हम? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या सीखा? पूरी तरीके से हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसकी पीडीएफ कहाँ मिल रही है? इस टेलीग्राम हैंडल पे। इसके क्वेश्चंस कहाँ डिस्कस करेंगे? इस टेलीग्राम हैंडल पे। तो टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन करो, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू, और मुझसे आप वहां पे डायरेक्ट भी जुड़ पाएंगे दोस्तों, है ना। बहुत ही डिलाइटफुल वे में मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया, आप लोगों का स्नेह और सम्मान बना रहा, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, आप लोगों का उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हाँ, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। विद दिस बीइंग सेड, आई विल कंप्लीट दिस सेशन। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड God bless you all with a promise to meet you again with the next lecture, और happiness और जोश खरोश के साथ में फिर मिलेंगे दोस्तों। Thank you. Don't forget to give your feedback.